इतने अच्छे काम के लिए याद किया, और मैं थोड़ा-सा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। क्या आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी सही से? जी आ रही सर। जी सर, आ रही है। और आपको मेरी स्क्रीन जो मैंने शेयर करी हुई है वो फुल स्क्रीन दिख रही है? जी दिख रही सर। जी सर। ठीक है। तो जैसे कि संजय जी ने जी कुछ सवाल है? सब लोग अपने को म्यूट कर ले प्लीज, एवरीवन। ओके। तो मेरा नाम है रजत शर्मा। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। वहीं मैं पैदा हुआ, वहीं मैं बड़ा हुआ। और तो बेसिकली मैं मध्य प्रदेश का हूँ। और थोड़ा अपने बारे में मैं पहले बताऊंगा कि मैं क्या मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, और उसके बाद कुछ जो मेरी 4-5 स्लाइड है उसमें मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि वैक्सीन काम कैसे करती हैं, क्या होती हैं, माइक्रोबायोलॉजी क्या फील्ड है, थोड़ा उसके बारे में बताऊंगा। और फिर एक स्लाइड में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि वैक्सीन लगाने से वो क्या फायदा है ट्रांसमिशन रोकने का, कोविड का। और उसके बाद आपके जितने भी सेफ्टी से रिलेटेड कंसर्न्स हैं या किसी भी तरीके का सवाल आपका वैक्सीन से रिलेटेड है, तो उसको फिर मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन ग्वालियर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है MITS, वहां से की, बायोटेक्नोलॉजी में। उसके बाद मैं यूएस आया 2009-10 में। तब मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी बायोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी से। और फिर मेरी PhD रही आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी आयोवा से, फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन में। तो मेरे जो रिसर्च एरियाज हैं वो हैं माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, तो मेरा ज्यादातर काम बैक्टीरिया में रहता है। बायोफ्यूल्स पे मैंने काम किया है। और अभी मैं टकेडा फार्मास्यूटिकल्स नाम की एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जापानीज कंपनी है एसेंशियली। इस कंपनी में मैं साइंटिस्ट हूँ बॉस्टन में। तो अभी मेरा जो काम है वो बायो फार्मास्यूटिकल्स में है। और वैक्सीन्स एक तरीके का बायो फार्मास्यूटिकल होता है। काफी एंटी कैंसर ड्रग्स और दूसरे तरीके के ड्रग्स जो भी माइक्रोब्स से द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया से या वायरस से, उनको बायोफार्मास्यूटिकल्स कहते हैं। तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनकी प्रोसेस डेवलपमेंट की रिसर्च का काम मेरा अभी करंट जॉब है जो मैं कर रहा हूँ। तो आपको इस स्लाइड से रिलेटेड कोई सवाल हो तो पूछिए, वरना मैं आगे अगली स्लाइड पे जाता हूँ। ठीक है, मैं अगली स्लाइड पे जाता हूँ। तो मैं थोड़ा माइक्रोब्स और माइक्रोबायोलॉजी के बारे में आपको बताना चाहूंगा, बहुत क्विकली, बहुत संक्षिप्त में। तो जैसे ये आप अपने सामने देख रहे हैं, ये डिफरेंट तरीके के सेल्स का एक कंपैरिजन है। मैं 1 मिनट पॉइंटर अपना स्टार्ट करता हूं। तो ये आपको दिख रहा है, सबसे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो वायरसेस होते हैं। वायरस सबसे छोटे होते हैं। आप वायरसेस या दूसरे माइक्रोब जैसे बैक्टीरिया को ऐसे समझिए जैसे हम ह्यूमन सेल को समझते हैं। तो हमें ये पता है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसका सबसे फंडामेंटल यूनिट, मतलब सबसे छोटा यूनिट सेल होता है। उसी तरीके के सेल्स होते हैं जो 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 कि बैक्टीरिया और वायरस होते हैं। अंतर ये होता है कि ये एक एक सेल अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कि पूरी एनवायरनमेंट में फैले रहते हैं, हवा में, सॉइल में, हर जगह। तो वायरस और ही तरीके, बहुत ही छोटे लेवल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें सेल की पूरी एक शेप भी नहीं होता, बस अंदर एक DNA मटेरियल होता है जिससे वायरस बढ़ते हैं। तो बस ये साइज कंपैरिजन आप देखिए कि एक वायरस और एक एनिमल सेल यानी कि ह्यूमन सेल में कम से कम 1000 गुना का साइज का अंतर होता है। 100 नैनोमीटर का एक वायरस होता है, टिपिकल फ्लू वायरस, जो कि बहुत सिमिलर है कोविड वायरस से। और ह्यूमन सेल या एनिमल सेल जो होता है वो लगभग 50 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। तो जो हमारे ह्यूमन बॉडी के सेल्स हैं वो ऑलमोस्ट 1000 गुना बड़े होते हैं एक वायरस के सेल से। इसी तरीके से बैक्टीरिया होते हैं जो कि वायरसेस से थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी ह्यूमन सेल से बहुत छोटे होते हैं।
तो इन माइक्रोब्स जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी होती है उसको माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। और उसी चीज में मेरा काफी स्टडी भी रही है, और करंटली मैं जो काम कर रहा हूं वो इसी से रिलेटेड है। तो ये तो हो गया एक कंपैरिजन जिसमें मैं थोड़ी सी एक आपको बैकग्राउंड देना चाह रहा था, ताकि आपका जो आप इमेजिन कर पाए कि कितना छोटा होता है एक वायरस का सेल। इससे रिलेटेड अगर आप पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। तो ये भी अच्छा, बता दीजिए लोगों को कि इतने छोटे हैं कि जी आंख से दिखाई नहीं सकते। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इतने छोटे हैं, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप जो हम लैब्स में देखते हैं, टिपिकल आपने माइक्रोस्कोप की कोई फोटो देखी होगी या आपने किसी लैब में माइक्रोस्कोप देखा होगा, वो टिपिकली एक लाइट माइक्रोस्कोप होता है जिसमें आप लाइट से फोकस करके फिर उसको मैग्नीफाई करके बड़ा करके देखते हैं। अपनी आंखों से हम देख ही नहीं सकते हैं ना बैक्टीरिया ना वायरस को, पर कुछ वायरसेस इतने छोटे होते हैं, जैसे ये पोलियो वायरस है, पोलियो के बारे में आप सबने सुना है, ये तो लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता, इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत है। तो कई वायरसेस इतने छोटे होते हैं कि उनको माइक्रोस्कोपी में भी बहुत हाई मैग्निफिकेशन चाहिए होता है, आंखों से तो इनको देखा ही नहीं जा सकता। अगर और कोई सवाल हो तो पूछिए। सर तो एक जैसे सवाल मान मेरा लीजिए भी है। कि एक चुटकी में जी। कितने कितने वायरस आ जाएंगे? एक चुटकी में तो मेरे ख्याल से लाखों वायरसेस आ सकते हैं। बताइए जी। सर एक तकनीक, कोई इस तरह का कोई डिवाइस नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम इसको सेंस कर सकें? जैसे दिखाई तो हमें नहीं देता, लेकिन हाँ। क्या हम इसको सेंस कर सकते हैं? कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस तरह का हो जिसको हम रिस्ट बैंड या स्मार्ट वॉच, इस तरह से हम गैजेट को हम यूज कर सकें, हाँ। जिससे हमें ये पता चल जाए कि हम जहाँ पे बैठे हुए हैं या जहाँ पे हम कहीं जा रहे हैं, हाँ। तो वहां पे कहीं वायरस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या डोज ज्यादा है, तो उससे कम से कम हम बचाव कर सकें। ब्रिलियंट क्वेश्चन। तो ये बहुत बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, थैंक यू, आपने सवाल पूछा। इस तरीके की टेक्नोलॉजी आज की तारीख में एग्जिस्ट ही नहीं करती। दूसरी चीज ये है कि वायरसेस के बारे में स्पेसिफिकली जब हम बात करें तो हमारे एक मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, आपको शायद आश्चर्य होगा मुझे ये पूछ, हमारी बॉडी में जितने सेल हैं, करीबन करोड़ों के आसपास सेल है हमारी बॉडी में, उससे ज्यादा हमारी बॉडी में बैक्टीरिया है। ठीक है, सेल से ज्यादा बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया से भी छोटा होता है वायरस। ठीक है ना? तो हमारे आसपास जो हवा है जितनी पूरी की पूरी, इसमें पूरे समय वायरसेस भरे हुए हैं। अच्छा, वायरसेस के बारे में टिपिकली एक चीज और समझने की जरूरत है कि बैक्टीरिया या किसी और तरीके का सेल तो लिविंग या नॉन लिविंग कंसिडर किया जा सकता है। जैसे कि ह्यूमन सेल जो है वो अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है या उसमें कोई वो बढ़ रहे हैं तो वो जिंदा है। बैक्टीरिया का भी यही है। लेकिन वायरस का क्या है कि जब तक उसको होस्ट नहीं मिलता तब तक वो एक डेड है। तो वायरस हवा में है, वो डेड है, लेकिन अगर उसको कोई होस्ट मिल गया तभी वो जिंदा होता है। तो आपका जो पहला सवाल है कि क्या कोई डिटेक्शन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जी नहीं, कोई तरीके का लेजर या किसी भी तरीके की इमेजिंग ऐसी अवेलेबल नहीं है जो हवा में डिटेक्ट कर पाए, बिल्कुल भी नहीं है। और आगे चल के भी मुझे मुश्किल ही लगता है, क्योंकि साइज इतना छोटा है कि बहुत ही डिफिकल्ट होगा। बट अगर ऐसी टेक्नोलॉजी हो तो बहुत फायदा मिल सकता है, खासकर अगर आइडेंटिफाई कर पाए कि वायरस तो करोड़ों तरीके के वायरस हैं, ज्यादातर वायरस ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करते या बॉडी ने उनके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर ली है ऑलरेडी। जैसे अपना जो फ्लू वायरस है या जैसे जिसको हमको सर्दी लगती है, तो वो भी एक तरीके के कोरोना वायरसेस ही होते हैं, सर्दी वाले भी। लेकिन वो हम लोग इतने सालों से उनके साथ इवॉल्व करके इम्यून हो चुके हैं, तो हमको अब फर्क नहीं पड़ता। वो हैं आसपास, हमारी बॉडी के सरफेस में है, हमारे ब्रेथ में है, हम जो सांस ले रहे हैं उसमें, लेकिन अब वो हमको डिजीज नहीं कॉज करते। तो ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। बहुत अच्छा सवाल है आपका, आगे बढ़े? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो मैं वायरसेस से करने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो काम कैसे करता है। तो आप ये फिगर देख रहे हैं, आपने ये बहुत देखी होगी, सबने देखी है ना इस तरीके की फिगर कोरोना वायरस की? यस जी। तो अब ये मैं इसका लेजेंड जरा मैं समझाता हूं आपको। ये जो तीर चलाते हुए इंसान दिख रहे हैं ना अपने को, इनको समझिए बॉडी के सेल्स। ठीक है, बॉडी में जो सेल्स किसी भी फॉरेन
एंटीजन या वायरस या किसी को भी जो अटैक करते हैं जो सेल, वो इस तरीके से दिखाए गए हैं ये तीर चलाते हुए, ठीक है। अब एंटीबॉडीज जो ये सेल्स तीर मार रहे हैं वो एंटीबॉडीज हैं, और माइक्रोब को सीधे सीधे आप इस वायरस की तरह समझिए, ठीक है ना। अब ये वायरस जो कि इस कार्टून की तरह दिखाया गया है, ये आपकी बॉडी में एंटर करता है, आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एंटर करता है। जैसे ही आप सांस लेते हैं आपके लंग्स में जाता है, या आपके नाक की तरफ होते हुए आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ब्लड स्ट्रीम में आपके ये सेल्स क्या करते हैं, इनको फाइट करने की कोशिश करते हैं। कैसे कोशिश करते हैं, आप ये जो रेड कलर के जो निकले हुए हैं स्पाइक्स, आपने शब्द भी बहुत सुना होगा, स्पाइक प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन। तो ये जो स्पाइक्स निकले हुए हैं इनको बोला जाता है एंटीजन। और एंटीजन का जो शेप है, जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, एक ये ऐसा गोल सा शेप है, एक ये तिकोना सा शेप है, एक ये स्क्वायर सा शेप है। इनके शेप जो जैसे जैसे इसका शेप डिफाइंड है ना, ऐसे ही हर एक तरीके का जो एंटीजन होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वो वायरस हो, वो उसके शेप स्पेसिफिक होते हैं। तो बॉडी क्या करती है, उन शेप के स्पेसिफिक ये जो सेल्स हैं, ये उनके शेप के स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अब इस शेप का जो एंटीबॉडी है वो इसी शेप के एंटीजन को अटैक कर पाएगा। ये बात समझ में आई। अब होता क्या है कि जैसे ही एक नया वायरस बॉडी, अब जितना पुराना वायरस होगा या जितना बार बॉडी ने उसको देखा हुआ होगा या उससे डील किया होगा, उतना अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स होता है बॉडी का। लेकिन कभी कोई नया वायरस आ जाता है, जैसे ये कोविड का वायरस जिसको हमारी बॉडी ने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, उसके खिलाफ ये जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं ये एंटीबॉडी बना ही नहीं पाते नेचुरली, ठीक है ना। यह टाइम लगता है। इसीलिए जैसे आप देखते हैं कि किसी को कोविड हुआ और उसके बाद उसको तुरंत वैक्सीन लगाने के लिए नहीं बोला जा रहा। क्यों नहीं बोला जा रहा? अगर वो इन्फेक्ट होके ठीक हो गया है, वो इसीलिए ठीक हुआ है क्योंकि उसकी बॉडी ने इतनी एंटीबॉडी बना ली। ये एक अलग सवाल है कि वो एंटीबॉडीज कितने देर तक रहेंगी और कितनी इफेक्टिव रहेंगी, लेकिन थोड़े दिन उनकी एंटीबॉडीज का काम रहता है। फिर भी वैक्सीन, अब हम इस पे आएंगे कि ये जो इम्यूनिटी का डेवलपमेंट है ये वैक्सीन के थ्रू कैसे होता है। अब आप मुझे बताइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि इस स्लाइड में आपको क्या सवाल है, आप मुझे बताइए। अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आया, मैं फिर से एक बार समझाऊंगा कि इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा रजत जी जी। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए हम आज के दिन स्टार्ट किए, हमने अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाना शुरू किया, दवा पी रहे हैं, जिंक खा रहे हैं, और तो ये कितना टाइम लगता है डेवलप करने में? अगर मतलब क्या ये मिथ, क्या ये वो है क्या कि मिथ है कि हम आज लिए तो शुरू हो गया, हमारा इम्यूनिटी बढ़ गई तुरंत ही? नहीं, देखिए इम्यूनिटी एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव क्या नाम है मैकेनिज्म होता है, और इसके लिए कोई हार्ड साइंस या बिल्कुल ही क्लियर कट कोई मेथड्स अवेलेबल नहीं है। तो जितनी भी चीजें हम सुनते हैं कि जिंक की चीजें लेके, ये एक ऑर्गेनिक तरीके से ओवर द टाइम काफी टाइम लेके इस तरीके की इम्यूनिटी डेवलप होती है, और उसमें भी इतना शार्प एंटीबॉडी रिस्पॉन्स आपका काढ़ा पी के या जिंक लेके नहीं आता। ये एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है इम्यून रिस्पॉन्स को दिखाने का। कई लोगों का इम्यून रिस्पॉन्स सिर्फ इसी तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता, एक बहुत जनरलाइज्ड इम्यून रिस्पॉन्स भी होता है जिसमें इतने स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमने जनरली ये देखा है कि कोविड का जो इन्फेक्शन है उसमें आपकी जो जनरल इम्यूनिटी होती है, जिसमें इतने स्पेसिफिक एंटीबॉडी नहीं बनते, वो इफेक्टिव नहीं होती। तो आपको कोविड जैसे खतरनाक वायरस के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी की इम्यूनिटी डेवलप करने की जरूरत है, जो कि जिंक या काढ़ा पीने से या हेल्दी रहने से ही सफिशिएंट नहीं है। तो 1-2-5% लोग ऐसे होंगे जो कि थोड़ी इम्यूनिटी डेवलप कर पाए, लेकिन इतनी स्पेसिफिक इम्यूनिटी, और खासकर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है यहाँ पे, वो ये है कि ये वायरस का जो म्यूटेंट जो आप सुनते हैं, जैसे शुरू में जो पहला वर्जन वायरस का आया था वो वुहान से आया था, उसका शेप थोड़ा सा अलग था इससे, जो अभी इंडिया में म्यूटेंट प्रेवलेंट है। तो ये म्यूटेट करते रहेंगे,
तो आपकी बॉडी और कॉम्प्रोमाइज होती रहेगी, सिंपल इम्यूनिटी से काम नहीं चलेगा। तो दो पार्ट का आंसर है आपके सवाल का संजय जी, कि पहली बात तो उस तरीके की इम्यूनिटी को बनाने में टाइम लगता है, वो इंसान की मेडिकल हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है कि इस तरीके की जनरल इम्यूनिटी बन भी पाएगी कि नहीं बन पाएगी। जैसे कोई एस्थमेटिक है तो शायद उसकी वो जिंक और वो सब पीने से वो बन ही ना पाए। दूसरी चीज ये है कि वो जनरल इम्यूनिटी भी एक ही लेवल पे काम कर सकती है। अगर आपको बहुत ज्यादा वायरल डोज से इन्फेक्ट हुआ है, अगर आपको काफी स्ट्रॉन्ग कोविड हुआ है, तो शायद वो जनरल इम्यूनिटी बिल्कुल ही इफेक्टिव ना। वेरी गुड। रजत, आई हैव अ क्वेश्चन कि Yeah. कई हुआ है यहाँ पे कि कोविड हुआ है एंड आफ्टर दैट जैसे टेस्ट कराते हैं कि कुछ टेस्ट के बाद कराना चाहिए, एक मेरे जानने में उन्होंने 1 वीक के बाद कराया एंड हार्डली उनकी एंटीबॉडीज 2 ही थी, विच जी। विल बी अराउंड 11 बोला जाता है, जी 11 to जी 12। जी जी ऐसा क्यों, जबकि मतलब होता है कि कोविड हो गया, एंटीबॉडी डेवलप हो जानी चाहिए, डॉक्टर्स बोलते हैं हाँ। कि एंटीबॉडीज ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती हैं बॉडी पे। तो ये अच्छा सवाल है। तो अब देखिए, पहली बात तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो भी, ये बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए कि जो भी आपको जनरली इस तरीके की कैजुअल कॉन्वर्सेशंस में बताया जा रहा है, मीडिया में बताया जा रहा है, या व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के थ्रू बताया जा रहा है, या किसी डॉक्टर ने जनरली ऐसे बात कर ली कि एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती नहीं, आप जितना चाहे, जितना हो सके उतना इस तरीके की नॉन ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को अवॉइड करें, इससे कंफ्यूजन ही बढ़ता है। दूसरी चीज इसमें एंटीबॉडी डेवलपमेंट में ये है कि हर किसी की बॉडी का रिस्पॉन्स अलग होता है। मेरी एंटीबॉडीज एफिशिएंटली बन पा रही है इन्फेक्शन के बाद, जरूरी नहीं है कि किसी दूसरे इंसान की भी उतनी एफिशिएंसी से बन पाएंगी, क्योंकि ये जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं जो हमारे ब्लड में होते हैं, इनका जो इनकी जो एक्शन है वो आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपकी एज, आपकी मेडिकल हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। और अभी तक कहीं पर भी कोई साइंटिफिक कंसेंसस इस चीज में नहीं है दुनिया के साइंटिस्ट में कि कोविड की जो एंटीबॉडीज नेचुरली बनती हैं वो कितनी देर तक रहती हैं, वो क्यों बनती हैं या क्यों नहीं बनती, बस बनती हैं, कितनी बनती है, किस मात्रा में बनती है, किस तरीके से बनती है, ये अभी तक किसी को भी नहीं समझ में आया। इसीलिए बॉडी टू बॉडी, इट डिपेंड्स बॉडी टू बॉडी। और दूसरा क्या है, सबसे डिफिकल्ट जो चैलेंज है कोविड में वो ये है कि इतना एक्सप्लोसिव तरीके का इन्फेक्शन रेट्स जो हुए हैं, जनरली क्या होता है कि एंटीबॉडी या इम्यून रिस्पॉन्स को समझने में 5 से 10 साल का पीरियड लगता है। जैसे आप अगर पहले का सोचें कि पोलियो पहले कितने साल तक चलता रहा लोगों को, उसके बाद पोलियो की पूरी स्टडी करी गई 10, 15, पता नहीं 20 कितने साल बाद, मैं एक स्लाइड दिखाऊंगा आपको। उसकी स्टडी के बाद समझ में आया कि पोलियो की जो एंटीबॉडीज हैं वो कितनी देर तक रहती हैं। यहां तो अभी जब से कोविड शुरू हुआ है उसको 1-1.5 साल ही हुआ है। 1-1.5 साल बहुत छोटा टाइम होता है समझने में कि कोई भी एंटीबॉडी कितनी देर तक लास्ट करेगी या नहीं करेगी। तो और फिर एक फैक्टर ये है कि एक इंसान की बॉडी में कितनी एंटीबॉडी बन रही है, आपको नहीं पता कि दूसरे में उतनी बन पाएंगी या नहीं बन पाएंगी। इट इज ऑल रैंडम राइट नाउ। तो किसी भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो आपको कंफ्यूज करे उसको अवॉइड करना चाहिए। आई होप आई वाज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। रजत जी, एक क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड सर। जी संजय जी, बहुत अच्छी जगह आपने एक्सप्लेन किया इसको। मैं जानना चाह रहा हूँ, ठीक जैसे वाले किसी कोविड होने बाद में ये कंफर्म नहीं उसकी एंटीबॉडी बनेगी या नहीं बनेगी, ये कितनी बनेगी अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, ठीक है। तो वैक्सीनेशन के बाद में जो एंटीबॉडीज बन रही है, क्या उसके बाद क्या कोई स्पेसिफिक डाटा है कितनी एंटीबॉडीज बनेगी और कब तक के लिए बनेगी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। कोई स्पेसिफिक डाटा नहीं है अभी। मैं इसमें ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, वो इसलिए है क्योंकि देखिए जब से वैक्सीन लगना शुरू हुई है पूरी दुनिया में 6 से 8 महीने पहले ही वैक्सीन लगना शुरू हुई है, ठीक है ना। तो अभी एंटीबॉडी बन रही है लोगों की बॉडी में वैक्सीन के बाद। एटलीस्ट 80 to 90% लोगों की बॉडी में, 95% लोगों की बॉडी में एंटीबॉडीज बन रही हैं और काफी अच्छी मात्रा में बन रही हैं, ठीक है। ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन अब वो 6 महीने बाद तक रहेंगी या नहीं रहेंगी ये किसी को भी नहीं पता। पर उसका ये वाला जो सवाल है ना, मैं आपका इस पर वापस आऊंगा जब मैं ट्रांसमिशन समझाऊंगा। तो आप एक बार रोक के रखिए सवाल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और लोग इसी चीज से डरते हैं और मैं इसका सवाल का जवाब आपको बाद में दूंगा।
क्योंकि ये थोड़ा और लार्जर कॉन्टेक्स्ट है। जी जी जी, और कोई सवाल हो इस स्लाइड पे? ओके, जी, तो बेसिकली मैंने आपको ये समझाया कि कोई भी फॉरेन जी जी हाथ उठाया है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सवाल पूछिए। क्वेश्चन जी पूछना जी चाहते हैं। जी जी, तुलिका बताइए कौन है क्वेश्चन पूछ रहा है, उनको अलाउ करिए। नंद किशोर एंड महेंद्र सर। नंद किशोर जी, क्या क्वेश्चन है? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है, हम तो समझ ही रहे हैं सारी चीजें। ओके, कहीं कोई दिक्कत? आप लोग सब लोग नहीं, ये सारी चीजें तो हम लोग समझ रहे हैं। जब फील्ड में जाते हैं इतना मिथ है कि अरे हमें मरना है तो हम मर ही जाएंगे, अरे हम नहीं लगवाएंगे, लगाना के बाद 2 साल बाद लोग मर रहा है ऐसा बताया जाए, मतलब इस तरह की बातें, ये तो मैं उस पे आऊंगा, मैं उस पे बिल्कुल आऊंगा। उसका मेरे पास बहुत सटीक और सीधा जवाब है जिसपे मैं आऊंगा, पर आप ये मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ कि ये ही हेजिटेंसी है जिसको हमें अटैक करना है बहुत क्लियर मैसेज के साथ, और मैं आता हूँ उसमें, मैं बिल्कुल आऊंगा। और अगर मैं ना आऊं तो आप प्लीज मुझे याद दिलाइएगा कि मुझे उस बारे में बात करनी है। जी सर, जी जी जी, चलिए। हेलो, तो हाँ जी बोलिए। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, हाँ जी। जी सर, मेरा सर सवाल है, आप ही की स्क्रीन से अभी जो दिखाया कि कोरोना से ना डरे, कोरोना से डरे, वैक्सीन से ना डरे। हाँ ठीक है सर। तो अभी मैं कुछ टाइम पहले एक लेडी से मिला, उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाई थी, मतलब वो कंपनी में जॉब करती थी, उन्हें वो लगवानी पड़ी वैक्सीन। तो उन्हें ना वो बता रही थी कि हमें हल्का हल्का बुखार आ रहा है, रही है, और हल्के चक्कर भी आ रहे हैं। तो सर अभी जैसे कि वो किसी को बता रही है तो वो भी डर जा रहा है कि अभी वैक्सीन लगवाए तो हमारे साथ ऐसे हो रहा है। अभी आप ही ने कहा ना कि हमें आसपास के गांव में जाना है, फिर उन्हें जागरूक करना है, तो सर उन्हें हम कैसे संतुष्ट करें कि वैक्सीन लगवाओ, या सर इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाहते हैं आपसे। बिल्कुल, अगली स्लाइड में मैं इसी के बारे में बात करूंगा। तो जो मेरी नेक्स्ट स्लाइड है वो वही बताएगी। तो अभी तो थैंक यू, आपने ये सवाल पूछा, इट्स अ गुड सेगवे टू गो इनटू माय नेक्स्ट स्लाइड। तो आपने अब बेसिकली ये समझ में आ गया है कि एंटीबॉडी और एंटीजन काम का रिलेशनशिप क्या है, ठीक है ना। अब मैं अगले स्लाइड में आपको ये बताता हूं कि वैक्सीन कैसे काम करते हैं और क्यों बुखार आता है और क्या होता है, ठीक है। रजत, एक क्वेश्चन जी, सॉरी, नो ये है कि क्वेश्चन एक समराइज कर रहे हैं इसको। तो आपका कहने का मतलब है कि जो हम काढ़ा पी रहे हैं, जो हम जिंक ले रहे हैं, जो विटामिन ले रहे हैं, और ये पेंडेमिक चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है आपको? तो कोई डेटा क्या ऐसा खाएं कि अपने बॉडी को हम थोड़ा सा फाइट करने के लिए तैयार रहें इफ वी गेट इट? देखिए, ओवरऑल हेल्थ तो इम्पोर्टेंट है ही। आप जितने फिट हैं, जैसे ये देखा गया है कि जिन लोगों को डायबिटीज है, या जिन लोगों जो बहुत ओवरवेट हैं, या जिन लोगों को जो इम्यून सिस्टम जिनका वीक है, उनको ज्यादा फर्क पड़ रहा है, या उनकी में डेथ रेट्स काफी हाई हैं अगर वो इन्फेक्ट होते हैं तो। लेकिन इतने छोटे इंटरवल में मैं अपनी तरफ से कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना चाहूंगा किसी को कि आप ये खा लीजिए और वो ना खा लीजिए। सॉरी, मैं इस चीज को लेके बहुत ब्लंट हूं, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म की चीजें होती हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आप अपनी ओरल हेल्थ अच्छी रखेंगे, जैसे आप रेगुलरली क्या नाम है, ब्रश कर रहे हैं और आप काढ़ा ले रहे हैं, या आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, मास्क लगाया हुआ है, आप तुरंत घर पे आके आपने गरारे कर लिए जस्ट एज अ प्रिकॉशन या डेली हैबिट, उससे डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रिवेंशन हो सकता है। लेकिन प्रिवेंशन का भी एक तरीका है। अभी मैं ये बोलूंगा कि मास्क लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मास्क लगाने इज नंबर 1, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप घर से बाहर जाएं, मास्क लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपको N95 मास्क मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो सिंपल मास्क, डबल लेयर्ड, या वो जो वैसा वाला मास्क आता है जो सर्जिकल टाइप का, दैट्स गुड इनफ। उसके बाद जैसे आप बाहर निकले, आप मास्क पहन के निकले, आपने मास्क बिल्कुल भी नहीं उतारा, मेक श्योर करें कि आपकी नाक से बिल्कुल सील्ड है, कोई इस तरीके का गैप नहीं है जहां से हवा अंदर जा सके, ठीक है। अगर आपने इतना करा है, उसके बाद आप घर आइए, आप गरारे करिए, तो ये डबल लेयर ऑफ प्रिवेंशन हो जाएगा। फिर अगर आप काढ़ा पी रहे हैं या जिंक टैबलेट्स ले रहे हैं, विटामिन इंटेक अपना रख रहे हैं, तो दैट्स ग्रेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि विटामिन लेने से, काढ़ा पीने से, गरारे करने से, मास्क लगाने के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो
वो आप आराम से कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मत करिए, लेकिन उस पर डिपेंडेंट नहीं रहिए कि वो आपको इन्फेक्शन से बचा देगा। वो आपकी मदद कर सकता है, लेकिन वो इलाज नहीं है या वो प्रिवेंशन नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल, ठीक है। महेंद्र जी, आपका कोई क्वेश्चन? आपने रेज किया था हाथ, महेंद्र? हमारे रजत जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन नंद किशोर जी ने एक तरह से पूछ लिया, तो मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन का ही देख रहा था कि इंडिया में अफवाहों का ऐसा बाजार गर्म है कि हर आदमी वहाँ इम्यूनिटी की बात कर रहा है, और बाबा रामदेव और हमारे कुछ पॉलिटिशियंस ने भी ऐसा कर दिया है कि अरे कुछ नहीं, इम्यून सिस्टम अपना ठीक रखो, और किसी को ये नहीं पता कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी। तो हमको हमारा क्वेश्चन ये था कि हमारे, आपने बोला कि आप बाद में एड्रेस करेंगे, हमारे वॉलंटियर्स जो फेस करेंगे चैलेंज, उसको हम लोग कैसे एड्रेस करें? मैं आता हूँ उसमें। हाँ, मैं आऊंगा। थैंक यू। ठीक है, तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो अब मैं समझाता हूं कि वैक्सीन काम कैसे करती है। तो आपको ये समझ में आया कि कभी भी कोई फॉरेन माइक्रोब या बैक्टीरिया या वायरस जब बॉडी में एंटर होता है, तो हमारे जो बॉडी के लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये जो वॉरियर दिख रहे हैं, ये उसके खिलाफ एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी रिस्पॉन्स रिलीज करते हैं इस फॉर्म में। ठीक है ना। तो वैक्सीन का मतलब क्या है कि हम उसी वायरस का कोई छोटा सा पार्ट लेके जो इनएक्टिवेटेड है, इनएक्टिवेटेड का मतलब ये है कि उसको बॉडी में इंजेक्ट करने से डिजीज नहीं होगी। कोरोना वायरस की वैक्सीन में थोड़ा सा कोरोना वायरस का एक अंश है। अब वो अंश या तो थोड़ा सा इनएक्टिवेटेड वायरस का प्रोटीन हो सकता है, या उसी वायरस का आरएनए हो सकता है, या पूरा का पूरा, जैसे कोवैक्सीन जो इंडिया में डेवलप हुई है वैक्सीन, वो पूरा का पूरा डेड वायरस है, एटेन्यूएटेड मतलब कंप्लीटली इनएक्टिवेटेड वायरस है जो इंजेक्ट किया जाता है। तो उससे क्या होगा, वो वायरस खुद मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, बट वो क्या करेगा, क्योंकि उसमें वो स्पेसिफिक इस जो हमने ये एंटीजेंस की बात की थी, वो स्पाइक प्रोटीन्स वो तो है ही। तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी को तो ये नहीं पता कि वो डेड है या अलाइव है, बॉडी फिर भी अपना इम्यून रिस्पॉन्स शुरू कर देगी। तो आप दो चीजें कर रहे हैं, एक तो आपने इंजेक्ट कर दिया इनएक्टिवेटेड वायरस और बॉडी को ये बता दिया कि भैया इस शेप की अब एंटीबॉडी बना। अब बॉडी वैक्सीन से उस शेप की एंटीबॉडी बनाने लगती है। एक बार एंटीबॉडी बनने लग गई तो बॉडी में ऑलरेडी वो प्रोसेस जो है वो क्रिएट हो जाती है कि अगली बार एंटीबॉडी कैसे बनाना है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझना, इसकी ये मैं ओवर सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूं, लेकिन सिंपल सी इसको ऐसे समझिए कि एक बार आप साइकिल चलाना सीख गए, आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे कि साइकिल कैसे चलानी है ना। आप कितनी बार भी कितने सालों बाद भी आपको साइकिल चलानी पड़े। उसी तरीके से बॉडी जब एक बार एक पर्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडी बनाना सीख लेती है, तो उसमें वो कैपेबिलिटी बन जाती है उस एंटीबॉडी को बनाने की। अब कितनी एंटीबॉडी वो बनाती है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। इसीलिए अभी हमको ये नहीं मालूम कि कोविड वैक्सीन को हमें 1 साल अभी लगा के ही सारी जिंदगी भर के लिए हम इम्यून हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, या हमको अगले साल भी लगानी पड़ेगी। ये वाली बातें आपको अपने जिन लोगों को आप समझाने जाए उनसे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इमीडिएट कंसर्न नहीं है। इमीडिएट कंसर्न ये है कि आज की तारीख में एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बनेगा ही बनेगा अगर आप वैक्सीन लगवाएंगे। तो एक बार एंटीबॉडी एक्शन हो गया, अब क्या होता है कि जब ये सवाल उठता है कि भाई बीमार पड़ रहे हैं या उनको बुखार आ रहा है, तो वो क्यों आता है? इसलिए आता है कि ये जब आपका एंटीबॉडी एक्शन शुरू होता है बॉडी में, तो वो एक इतना डायनामिक प्रोसेस होता है कि बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है उससे। ये आप बीमार नहीं पड़ रहे हैं, वो ये हो रहा है कि क्योंकि आपका इम्यून रिस्पॉन्स एक बहुत तगड़ा आया है, इस वजह से बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, सर में दर्द भी हो सकता है, लेकिन वो थोड़ी देर ही रहता है, क्योंकि बॉडी उसके बाद अपने आप को अडेप्ट कर लेती है और उसके बाद बॉडी ये समझ जाती है कि अभी मुझे इम्यून एक्शन करने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी बात यहां समझने की यह है कि वैक्सीन लगाने से आप इन्फेक्शन नहीं रोक पाएंगे। इनफैक्ट आप फिर भी हो सकते हैं, आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी उस इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो ये दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। अब आप इस स्लाइड पे मुझसे सवाल पूछिए। मैं जो सवाल है कि हम फिर भी क्यों लगवाएं उस पर थोड़ा बाद में आऊंगा, लेकिन ये जो समझने की बात है, इसमें सबसे ज्यादा समझने की बात यह है कि आपको जब आप बता रहे हैं वैक्सीन के बारे में, तो उसको ऐसे बताइए कि ये कोई दवाई नहीं है
जो एक ड्रग है जो हमारी बॉडी में जाएगा जिसके साइड इफेक्ट होंगे, नहीं, ये हमारी ही बॉडी में जो कैपेबिलिटी है किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने की, उसको बढ़ा देता है। ये कुछ नई चीज नहीं बना रहा। एंटीबॉडी बनाना एक बहुत ही नेचुरल रिएक्शन है बॉडी का। ये लाखों सालों से आयुर्वेद से लेकर जो एंशिएंट मेडिसिन सिस्टम्स हैं वहां से ये सिस्टम शुरू हुआ है। ये बहुत नेचुरल तरीका है बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने का, ठीक है ना। इसमें कोई फॉरेन चीज या फॉरेन ड्रग या जिस तरीके से हम, जैसे मान लीजिए सरदर्द की दवाई खाते हैं, वो एक केमिकल है जो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये केमिकल नहीं है, ये एक वायरस का पार्ट है जो कि एक ऑर्गेनिक चीज होती है जो हमारी बॉडी में जाती है और एक ऑर्गेनिक रिस्पॉन्स डेवलप करती है जिसमें कुछ भी अननेचुरल नहीं हो रहा। ये समझने की जरूरत है। सवाल अब आप सवाल पूछ सकते हैं। तो मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर वायरस, तो अगर आपने वैक्सीन लगाई, वायरस, उसके बाद आपको सर दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, इसका मतलब ये आ रहा है, इसका मतलब ये सही बात है, ये आना चाहिए। ये बहुत अच्छी जी, ये बहुत अच्छी। कुछ प्रॉब्लम है आपका बॉडी? नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि देखिए, एक है इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होना और दूसरी चीज है आपकी बॉडी में फील होना कि आपको बुखार आया है, ठीक है ना। अब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है वो डिपेंड करेगा आप बहुत सारी चीजों पे कि वो आपको बुखार क्यों आ रहा है, ठीक है। आ सकता है बुखार, नहीं आए इसका ये मतलब नहीं है कि आपके एंटीबॉडी नहीं बन रहे, लेकिन कुछ लोगों को बुखार आएगा। जैसे मैंने अभी यहां पर वैक्सीन जब लगवाई, मुझे बुखार नहीं आया, लेकिन मेरी वाइफ को आया थोड़ी देर के लिए बुखार, बट एंटीबॉडी हम दोनों की बॉडी में बनी हुई है। और आप देख सकते हैं इसको कैसे, मैं आपको बताता हूं कि मैं पहले से इस चीज को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। जैसे आपसे कोई ये सवाल पूछे ना, भाई हमको कैसे पता कि वैक्सीन काम कर रही है कि नहीं कर रही, तो देखिए कुछ एनेक्डोटल एविडेंसेस अवेलेबल हैं इंडिया में कि कैसे कर रही है कैसे नहीं कर रही। आपने देखा था कि जब पहली वेव आई थी उसमें फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स की कितनी ज्यादा डेथ हुई थी, याद है ना सबको। पुलिस फोर्सेस में कितनी डेथ हुई थी। लेकिन जो सेकेंड वेव आई है, जो अनफॉर्चुनेटली बहुत ही डेडली रही है, उसमें जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स, नंबर ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स और नंबर ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की डेथ्स कम हुई हैं। क्यों? क्योंकि उनको सबसे पहले वैक्सीन लगवाई गई थी। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि डॉक्टर्स की डेथ कम हुई है, मेडिकल प्रोफेशनल्स की डेथ कम हुई है। अब कईयों को बुखार आया होगा, कईयों को नहीं आया होगा, लेकिन ओवरऑल जो है वो इम्यूनिटी डेवलप हुई। तो अगर बुखार नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इम्यूनिटी नहीं आई। बुखार आ रहा है तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कोई घबराहट की बात नहीं है। ये एक एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, ये एक साइड इफेक्ट नहीं है, ये एक एडवर्स रिएक्शन नहीं है। ये तीनों चीजें नहीं है, एडवर्स रिएक्शन नहीं है, एलर्जी नहीं है और साइड इफेक्ट नहीं है। ये एक मोमेंटरी, थोड़ी देर के लिए बॉडी का रिस्पॉन्स है जो कि ये दिखा रहा है कि आपका इम्यून सिस्टम काम करने लगा है। इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप पहले भी चले जाएं, जैसे छोटे बच्चों को जो टीके लगाए जाते हैं, आप ये एग्जांपल बहुत आराम से बता सकते हैं कि जब हम छोटे बच्चों को, मेरी बेटी है 2 महीने की हुई है, उसको अभी जो शुरू के टीके लगते हैं ना, पोलियो, डिप्थेरिया, मम्स, ये सारे लगवाते हैं हम। तो उसके बाद हर बच्चे को बुखार आता है, ठीक है ना। बच्चा रोता है, 1 दिन 2 दिन रोता है, लेकिन उसके बाद ठीक हो जाता है, वो बुखार चला जाता है उसका। वही प्रोसेस जो बच्चे में हो रही होती है वही हमारे में होती है। और आप ये एग्जांपल देंगे तो लोगों को तुरंत समझ में आने लगी ये चीज, क्योंकि हर घर में बच्चों को वैक्सीन लगवाई जाती है बचपन में, और लोग देखते हैं, उनको, कई लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई उनको 1-2 दिन के लिए बुखार आता है और सब ठीक हो जाता है। तो ये वही प्रोसेस है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। रजत जी, can I take my question, sir? प्लीज। सर एक्चुअली नो डाउट बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया कि जो डाटाज भी आपने जो बताए हैं, लेकिन एक्चुअल जो प्रॉब्लम जो फील्ड में आ रही है, जो हम लोग देखिए, मैं आई एम एक्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट, ठीक है जी। और इसी इलेक्शन के दौरान बहुत सारे लोगों को ड्यूटी लगी, सारी चीजें, और ऐसे 1-2 केस अगर होते तो थोड़ा सही है। कम से कम मेरी नॉलेज में, मेरे जानने वालों में 10 से 12 लोग ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीनेशन, क्योंकि कहीं फोर्स वैक्सीनेशन कराया, क्योंकि ड्यूटी पे जाना तो आपको वैक्सीनेशन कराना है, ठीक है। उन्होंने करा लिया, किस कंडीशन में कराया, वो कराया उन्होंने, लेकिन उसके बाद में वो रिकवर नहीं कर पाए। नेक्स्ट डे से वो डिसीज हो गए, मतलब वो खत्म।
उससे क्या बना? अब जैसे 10-12 क्वेश्चन अगर आपकी सर्किल में 10-12 अगर ऐसे केस हो जाए, क्योंकि एक सर्कल बहुत बड़ा आदमी का नहीं होता है, जैसे हम 100 लोगों को जानते हैं, 100 में अगर 10 से 12 अगर ऐसी खबर आ गई, तो हाउ कैन बिल्ड ए कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ इन अदर पर्सन? दैट्स ए वेरी, मतलब जो है कि वेरी जो है कि डिमांडिंग क्वेश्चन नाउ ए डेज। That is the critical question, और ये ही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो अब मैं आपको इसको देखिए, मैं एक कम्युनिकेशंस एक्सपर्ट ऑन पैंडेमिक या वैक्सीनेशंस नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से टैकल किया जा सकता है, क्योंकि यही सबसे बड़ा मूट पॉइंट है। तो अब देखिए, अब मैं जो आपको समझाऊंगा वो आप लोगों के समझने के लिए है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको दूसरे इंसान को नहीं देनी जो कि सिर्फ not somebody who's not interested in getting all that information, पर आप लोगों को प्रिपेयर करने के लिए मैं आपको बेसिक्स से समझाता हूं। तो जैसे आपने सुना होगा कि जो एफिशिएंसी रेट है वैक्सीन का, तो कोवैक्स जो कोविशील्ड है वो लगभग 92-93% क्लेम करता है ना, और कोवैक्सीन लगभग 80-85% क्लेम करता है। अब आप 90%, 90-91% ही ले लीजिए, आपने 10 लोगों का बोला, ठीक है ना, तो 100 लोगों में अगर 10 लोगों की डेथ हो गई तो दैट्स स्टिल 90% एफिशिएंट, राइट? ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बात आपको उनको बतानी है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं वो आप समझने की कोशिश करिए। ये इट्स लाइक अ गेम। तो अगर आप 1 मिलियन की 1 लाख लोगों की पॉपुलेशन को इमेजिन कर लीजिए, ठीक है ना, एज एन एक्सपेरिमेंट। तो अब क्या हो रहा है कि आपने वैक्सीन लगाई, शुरू में 4000 लोगों को उस 1 लाख की पॉपुलेशन में से लगी वो वैक्सीन, ठीक है, उसमें 400 लोग फिर भी सरवाइव नहीं कर पाए, लेकिन 3600 लोग जो थे वो सरवाइव कर गए। नो प्लीज। एक्चुअली मेरा सवाल वो नहीं, देखिए वो सर, देखिए डाटा में क्या है, वो तो हमें पता है 1 लाख लोग लगेगा, 80% जो है उसमें हो सकता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल सपोज टुडे आई एम वेरी हेल्दी पर्सन, ओके, टुमारो आई गो टू द जो है कि सेंटर एंड टेक वैक्सीन, ठीक है, और विद द इंस्टेंस ऑफ टेकिंग वैक्सीन आई गोज टू फीवर एंड अदर थिंग, उसके बाद से मतलब वो स्थिति ऐसी खराब होती जाती है, फिर मैं कंट्रोल होता ही नहीं, ठीक है, उसके बाद सर इसमें दो चीजें मैं आपको समझाऊं। जी मैं समझ गया। हेल्दी पर्सन गेटिंग वैक्सीनेशन, आफ्टर वैक्सीनेशन ही इज गेटिंग इन्फेक्टेड जो है कि मोर देन डेडली वायरस, इसका जवाब थोड़ा सा हमें जो है अगर साइंटिफिकली अगर समझा सके तो हेल्पफुल होगा। क्या मैं एक बार बस ये क्लियर करना चाह रहा हूं, क्या आप सवाल ये पूछ रहे हैं कि वैक्सीन की वजह से इन्फेक्शन होता है? सर हाँ, नहीं मैं सवाल कर, हेलो, हाँ सर, वो ये चीज है, वैक्सीन की वजह से इन्फेक्शन होना और वैक्सीन के बावजूद भी इन्फेक्शन होना, इन दोनों चीजों में अंतर है ना? हेलो, मैं नंदकिशोर। हाँ जी नंदकिशोर जी बोलिए। वो ये जो सवाल सर का है, यही चीज है, लोग दिमाग में लगता है कि हम तो सही हैं, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद हम बीमार पड़ जा रहे हैं, तो यानी वैक्सीन लगाने के बाद हम मर सकते हैं, ये समस्या आ रही है लोग दिमाग में। मैं भी अभी 2-3 दिन पहले गया था गांव में, लोग बता रहे थे वैक्सीनेशन कराना क्यों जरूरी है। अच्छा, लोग समझ भी रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद बुखार आता है, बच्चों को लगता है, तो खुद औरतें जो है, महिलाएं आके हमारे यहाँ बता रही थी कि हाँ सर ये तो है, लेकिन ये जो अफवाह वाली बात है ना कि अरे वो फला जो है वो सही थे, फिर लगा, उसके बाद बीमार होते चले गए। नंदकिशोर जी अफवाह नहीं है, प्लीज सर, नंदकिशोर जी करेक्ट है उससे, मैं जो डाटा में बता रहा हूँ अफवाह नहीं है। आई एम जो है क्लास 2 मैं क्लास में ग्रेटर ऑफिसर, आई एम डीलिंग विद दैट सच सिचुएशंस। तो ये जो मैं जो आपको बता रहा हूँ, उनको मैं पर्सनली जानता हूँ, दे वेरी वेरी फाइन, तो ये अफवाह नहीं है, इसका जवाब थोड़ा चाहिए सर। इंजीनियर साहब हमारी बात सुन लें, उसमें होता क्या है कि लोग वैक्सीनेशन लगाने के बाद बहुत लोग सुपरमैन बन जाते हैं, सोचते हैं अब तो मैंने वैक्सीनेशन लगा लिया, अब हमें किसी उसकी प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों ने हटा दिया, अपना मास्क हटा दिया, एकदम फ्रीक्वेंटली भीड़ में जाने लगे, ये समस्या आ जा रही है। जबकि वो वैक्सीनेशन के बाद उसको समय देना चाहिए कि एंटीबॉडी बनने के लिए, लेकिन समय नहीं दे रहे हैं लोग, और बस ये भी एक समस्या आती है कि
सुपरमैन बन जाते हैं, अब तो हम कुछ नहीं होगा, हम तो वैक्सीन लगा लिए। राइट। तो वेरी 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 गुड आंसर आपका। मैं एक चीज और मैं कहूंगा, जिससे मान लीजिए जो है कि मेरी इलेक्शन ड्यूटी कल को है, मुझे जो है कि पोस्टिंग में वैक्सीन लगवा दी गई, मुझे ड्यूटी में जाना ही जाना है। बिल्कुल आप सही करो, वो टाइम मिलना चाहिए, लेकिन क्या वो जो है कि कमाने वाला आदमी जो 2 जून की रोटी कमा रहा है, उसे भी फील्ड में जाना है, तो क्या हम उतने प्रिकॉशंस उसको जो है क्या वो रेस्ट में, ये बहुत अहम सवाल है। अगर इनको हमने जो है कि टैकल कर लिया, देन जो है कि वैक्सीनेशन विल जो है कि ड्राइव विल गो वेरी सक्सेसफुल। राजू सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, जस्ट होल्ड अ मिनट, एक मिनट। देखिए ये हम लोग को पॉलिसी पे तो नहीं है, बट ये जरूर देखें कि यूएस में वैक्सीनेशन जब से हुआ है, लोग यहाँ पर पागलों की तरह बढ़ रहा था नंबर, ठीक है, अब उसी पागलों की तरफ नंबर गिर रहा, समझ गए। हमारे सब कुछ खोल दिया है, यूरोप में, यूके में, इजराइल में, ठीक है। मैं जिस कंट्री में देखा जहां वैक्सीनेशन करीब 60% हो गया है, ठीक है, वहां की बात कर रहा हूं। नंबर्स ड्रास्टिकली नीचे जा रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन ड्रास्टिकली नीचे जा रहा है, डेथ ड्रास्टिकली कम हो रहा है। तो देयर इज एविडेंस सेम एज इंडिया में। एग्री सर, बट somehow मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, environments are different from the those कंट्रीज। अब ये इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डेमोग्राफिक और सारी चीजें हैं। वो रजत जी थोड़ा सा अगर आप बता सके, ठीक है, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, एक जो हुआ है एक्चुअल में आपके सामने रख रहा हूँ, उसका कोई सोल्यूशन हो सकता है। सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपने इस तरीके का सवाल रखा, क्योंकि देखिए किसी इस सिचुएशन का कोई सिंपल आंसर है नहीं, ठीक है ना। तो अगर कोई सवाल आप पूछ रहे हो जो कि फैक्चुअल चीज है, क्योंकि मेरे भी पूरे मैं सिर्फ यहाँ पर मैं और मेरी वाइफ और अभी थोड़ी दिन पहले मम्मी आई हुई है, बाकी मेरे तो पूरा परिवार ही इंडिया में है। तो दिन ही इस चीज में बीतता है पता करके कि किस ये खबरें, और ऐसी खबरें ऐसे लोगों के बारे में मुझे मालूम है जो वैक्सीन लग गई लेकिन उसके बाद भी वो क्या नाम है, उनको इन्फेक्शन हुआ और वो चले गए, ठीक है। तो अब क्या मैं इसीलिए मैं बोल रहा था, एक आपके समझने के लिए मैं बात बता रहा हूं और दूसरी मैं बात बताऊंगा कि उन लोगों को क्या बोलना है, ठीक है ना। तो आपके समझने के लिए 3-4 चीजें मैं आपको बताता हूं। देखिए इंडिया का जो वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट जिसको बोला जा रहा है, ये एक्सट्रीमली डेडली वेरिएंट है जो कि काफी दूसरे देशों में नहीं है, ठीक है। हम इस चीज में नहीं जाएंगे कि ये क्यों बना, ये कैसे म्यूटेट करके आ गया और ये क्यों है इतना डेडली, जो है वो है और वो एक्सट्रीमली। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपने अगर वैक्सीन लगवाने के बाद अपने आप को टाइम नहीं दिया और आप फिर भी एक्सपोज होते रहे, है ना, कि आपने मास्क के बिना आप चले गए या आपने अपनी बॉडी को इनफ टाइम नहीं दिया एंटीबॉडीज बनाने के लिए, क्योंकि जो सीडीसी का रिकमेंडेशन है यहाँ यूएस में वो ये है कि यू कैन टेक ऑफ, जैसे मैं जिम में जाता हूं तो उसमें ये बोलते हैं कि आप अपना मास्क तब हटा सकते हैं जब आपको 14 दिन हो चुके हैं दूसरी डोज लगने के बाद, ठीक है ना। दूसरी डोज लगने के 14 दिन बाद आपकी बॉडी में इस लेवल पे एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी जिसमें आप जो है काफी कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। लेकिन उसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप मास्क उतार दें या अपने जो परहेज सारे बंद कर दें। देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझाने की। तो मैं अगली स्लाइड पे आता हूं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये थोड़ी सी इसकी क्रॉपिंग में प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूं। तो इस सवाल पे मैं फिर से आऊंगा, आप पहले ये वाला कार्टून समझिए। तो ये जो व्हाइट वाला है, जैसे ये जो नीचे ये दिख रहे हैं, ये वो हैं जिनको इन्फेक्शन हुआ ही नहीं, ठीक है। ग्रीन वाले हैं जिनको इन्फेक्शन हुआ लेकिन वो सिवियरली उनको डिजीज नहीं हुई या उनकी डेथ नहीं हुई। लाल वाले वो हैं जिनको जो बहुत बीमार हुए या जिनकी डेथ हो गई, और ब्लू वाले हैं जो कि ट्रांसमिट नहीं करेंगे या एक से दूसरे को नहीं देंगे, ठीक है ना। तो वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं होता कभी भी, आज तक कभी भी इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इन्फेक्ट दोबारा नहीं होंगे। ये कभी किसी वैक्सीनेशन की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। वैक्सीनेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपको दोबारा जब इन्फेक्शन होगा तो आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी उसको फाइट करने के लिए। ये बहुत जरूरी से समझने की बात। अब क्या होता है कि जितने ज्यादा लोग जो हैं वो मतलब वैक्सीनेट होते जाएंगे उतना ज्यादा ट्रांसमिशन भी कम होता जाएगा। तो इससे क्या होगा कि उन 10 में से 2 लोगों को या 10 में से 1 लोगों को जिनको वैक्सीन जिन पे इफेक्टिव नहीं थी उनको वो भी बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि 9 लोग ट्रांसमिट भी नहीं कर सकते अगर इनफ लोगों को लग जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है आपकी?
जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वैक्सीन लगाने के बाद 14 दिन हफ्ता भर में अंदर रहा और मेरे आसपास के मेजॉरिटी लोगों को 60% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग गई, तो अगर मेरी बॉडी में मान लीजिए एंटीबॉडी नहीं भी बनी और मैं बाहर निकला तो भी मुझे नहीं होगा, क्योंकि दूसरे लोग फैला नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो 9 लोग जिनको एक इंसान ऐसा है 10 में से एक है जिसको वह एंटीबॉडी नहीं बनी और आगे चल के वो एक्सपोज अगर हुआ तो उसको बीमारी हो जाएगी। लेकिन अगर 10 में से बाकी के 9 लोगों को लग चुकी है तो वो 9 लोग ट्रांसमिट भी तो नहीं कर पाएंगे ना, आप समझ रहे हैं। तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं हो रहा है, किसी को भी जो वैक्सीन इज अ सोशल फिनोमेना, इसीलिए मुझे वैक्सीन लग रही है उसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि मैं बच जाऊंगा, मुझे वैक्सीन लग रही है तो उसका सबसे ज्यादा, उससे भी बड़ा मतलब ये है कि मैं दूसरे लोगों को फैलाऊंगा नहीं, है ना। क्योंकि नो वैक्सीन इज 100% इफेक्टिव। इनफैक्ट ये पोलियो वैक्सीन, ये सारी वैक्सीन है, इनका तो 50-60% से ज्यादा इफेक्टिवनेस है ही नहीं। ये तो दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि 80-90-95% एफिशिएंसी ऑफ वैक्सीन की हम लोग बात भी कर पा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले तो 50-60% से ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता था। तो 50-60% का मतलब क्या है कि 2 लोगों में से एक इंसान को तो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होगा ही, ठीक है ना। लेकिन अगर 60-70% ऑफ द पॉपुलेशन को वो वैक्सीन लग गई है जिसकी एफिशिएंसी सिर्फ 50% है, तो भी वो डिजीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि इतने ज्यादा लोग बढ़ जाएंगे जिनको जो इम्यून हो चुके हैं कि वो ट्रांसमिशन ही खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात, समझ रहे हैं ना। तो वायरस तो है, लेकिन वायरस इतने कम लेवल पे रह जाएगा एनवायरनमेंट में कि फिर वो फैल ही नहीं पाएगा। क्योंकि इसमें यह भी समझना है कि वायरस फैलता कैसे। तो एक R0 नंबर होता है। R0 नंबर होता है कि एक इन्फेक्टेड इंसान टोटल कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। हर वायरस का, हर बैक्टीरिया का एक R0 नंबर होता है जो उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बताता है। उसका मतलब क्या होता है कि एक इंसान अगर इन्फेक्टेड है तो कितने ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये जो कोरोना वायरस है, इसकी जो R0 नंबर है वो एनीवेयर बिटवीन 2 to 4 है। इसका मतलब 2 से 4 लोगों को एक आदमी इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। वैक्सीन क्या करती हैं कि इस R0 नंबर को बहुत गिरा देती हैं, और ये मैथमेटिकली प्रूवन है कि 1 से जैसे ही कम हुआ उसका R0 नंबर, उसके बाद ट्रांसमिशन जो है वो कम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों की डेथ नहीं होगी, आज भी लोगों को, एक आध इंसान को पोलियो हो जाता, आज भी कुछ लोग चिकन पॉक्स से मर जाते हैं, बट वो इतने कम हो जाते हैं कि फिर एक थ्रेट नहीं रहता वो, ठीक है ना। तो हमको जो वैक्सीन के बारे में बताना है वो ये है कि सिर्फ तुम नहीं बचोगे, तुम अपने घर वालों को, तुम अपने आसपास के पड़ोस वालों को, ऐसे सर्कल बड़ा होता जाएगा लोगों के बचने का, और इवेंचुअली 6 महीने 8 महीने में जब सबको वैक्सीन लग जाएगी तो अब उसके बाद किसी को कोरोना वायरस होगा ही नहीं, क्योंकि वो वायरस ही एक्सटेंट हो जाएगा। सेम लाइक चिकन पॉक्स, सेम लाइक चिकन पॉक्स, एग्जैक्टली, गांव मर जाता था चिकन, एग्जैक्टली। इसका मतलब ये नहीं है कि घर में दूसरा आदमी को नहीं होता है। बिल्कुल, चिकन पॉक्स का वायरस खत्म नहीं हुआ है, और 100% लोग चिकन पॉक्स से इम्यून नहीं है, क्योंकि चिकन पॉक्स की वैक्सीन का कोई 50-60% से ज्यादा एफिशिएंसी रेट नहीं है। लेकिन अब क्या है कि इतने कम लोगों में फैलता है क्योंकि सारे लोग वैक्सीनेटेड हैं, इसलिए वैक्सीनेशन जरूरी है। ये वैक्सीनेशन एक दवाई नहीं है, ये बहुत जरूरी है समझाना कि आप वैक्सीन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको वो बीमारी कभी हो ही नहीं सकती, जैसे कई ड्रग्स के केसेस में होता है। जैसे आप कोई डायबिटीज को कंट्रोल करने की दवाई खा रहा है, वो दवाई खाता रहेगा, उसको डायबिटीज नहीं होगी, है ना, या उसकी ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगी, है ना, या कोलेस्ट्रॉल की खा रहा है या सरदर्द की खा रहा है, वो दवाई खा लेगा, उसका सरदर्द ठीक हो जाएगा। वैसी नहीं, वो चीज नहीं है वैक्सीन। एक क्वेश्चन, एक हम वो है आप ही के निकाल के बता रहा हूँ, जैसे जो भी राजू का बहुत अच्छा क्वेश्चन, राजू का खुद का कंसर्न बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजू एंड आई थिंक नंद किशोर का। तो हमको ये लग रहा है, हमको जो समझ में आ रहा है, आप साइंटिस्ट आप अच्छे से बताओगे कि मान लीजिए कि हमने आपको पढ़ाना शुरू किया, ठीक है, एक स्टूडेंट है, ठीक, अब उस स्टूडेंट को ABCD आ गया तो क्या PhD कर लिया? नहीं किया ना, उसको PhD करने के लिए टाइम लगेगा ना। तो उसी तरह से हमने वैक्सीन लगाया, इसका मतलब नहीं है कि आप PhD हो गए, राइट। तो बिल्कुल 2 महीने का जो टाइम देंगे तब ना आप पूरा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। बिल्कुल। तो ये मैक्सिमम लोग क्या हो रहा है, मैक्सिमम लगवा के अगले वीक निकल जा रहे हैं, वो मर जा रहे हैं, तो मरेंगे ही, क्योंकि 33% तो पास भी नहीं हुए हो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिला कि पास हो जाए। तो राजू दैट मेक सेंस भाई, मैक्सिमम लोग बता
जो मर रहे हैं, बिल्कुल 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 सेंस से इमीडिएटली वाले मर रहा है, वो लगा करके पता चल निकल के उनको ड्यूटी भेज दिया। अरे आप तो अभी क्वालिफाई ही नहीं क्यों, 50-60% तक तो आने दो, अपने अंदर बॉडी के इम्यूनिटी जो बन रही है, एंटीबॉडी बन रहा है, 60-70% तो आएगा, तभी तो आप कहोगे कि किसी को कह रहे 14 दिन सेकेंड वैक्सीन के 14 दिन के बाद में, नाउ हम लोग को कहा है कि आप 14-15 दिन हो गए हैं आप सेकेंड वैक्सीन के, राइट। अब आप जाइए बिना मास्क के, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। लेकिन ऐसा नहीं कि कभी नहीं बोला किसी ने कि आप इसको लगाइए और निकल लीजिए, आपको कोरोना हो जाएगा तो आप बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। उस कोरोना से बचाने का आपके अंदर 60% का स्कोर होना चाहिए, लड़ सके। उसके लिए आपको 2 महीने 2.5 महीने चाहिए टोटल मिलाकर। वो एवरीडे लगा रहे हैं हम लोग वैक्सीन को, इसका मतलब थोड़ी कि उसको झोंक देना है पूरा एंटीबॉडी तो आपको बना रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है ना। एवरीडे 100 एंटीबॉडी बनाएगा, अगला दिन 100 और बनाएगा, फिर अगले दिन 100 और बनाएगा, और वो जो बनाते बनाते जब वो 50,000 हो जाएगा या 5,000 हो जाएगा, तब ना समझेगा, तब ना बॉडी लड़ेगा उससे कोरोना से, तब ना बचेगा अपने को। और इसमें संजय जी एक और बात है कि हमें क्योंकि ये मालूम नहीं है, जैसे अगर हम 80% एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो उसमें 10 में से 2 लोग तो ऐसे होंगे जिनकी एंटीबॉडी नहीं बनी है ना, तो उन 2 लोगों के लिए भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पता नहीं है वो 2 लोग कौन है 10 में से, क्योंकि 80% एफिशिएंसी, तो 8 लोग ठीक है, 2 लोगों को कोई एंटीबॉडी रिस्पॉन्स हुआ ही नहीं, पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो 2 लोग भी वैक्सीन लगवाने के बाद 14 दिन घर में रहेंगे और उनके आसपास के एरिया में 60-70% लोग वैक्सीनेटेड हैं, तो उसके बाद ट्रांसमिशन भी वैसे ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। इसलिए प्रिवेंशन, मास्क पहनना, जितना ज्यादा घर में रह सकते हैं घर में रहना, और जो भी तरीके के प्रिवेंशन, हाथ साफ रखना और बार सैनिटाइजर का यूज करना, वो उसके बाद भी उतना जरूरी है, क्योंकि ये कम्युनिटी लेवल पे खत्म करना है ट्रांसमिशन, ये इंडिविजुअल लेवल पे नहीं खत्म करना। ये समाज को सच में एक साथ जुड़ के एक दूसरे की केयर करने के बाद ही ट्रांसमिशन खत्म होते हैं। ट्रांसमिशन इज नॉट अ नॉर्मल डिजीज जिसमें आपने दवाई खा के आप ठीक हो, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे समाज की, चाहे वो एक छोटा गांव हो। जी सर गॉट इट, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं संजय सर ने भी बिल्कुल सही कहा। तो दैट मींस जो मुझे निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि एक्चुअली इसका मतलब है कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस वो प्रिवेल करें, वो भी एक और फैक्टर है। जैसे सर वो तो बहुत बिल्कुल घर पे रहना है तो वो एक्चुअली वो डिपेंड करेगा उसके सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर पे, वो निकले कि क्या उसकी होता है, उसकी मजबूरी निकल रही हो, नहीं खाएगा क्या, या जैसे हाँ मतलब वो राइट तो वहां मास्क का यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग टैकल नहीं कर सकते हैं, हाँ नहीं हम लोग टैकल नहीं कर सकते, वो है राइट। मास्क का यूजेज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो इंडिया में लोग इफेक्टिवली नहीं करते अनफॉर्चुनेटली। नाक के नीचे लगा के मास्क रखे हुए क्या मतलब, उसका कोई मतलब ही नहीं। तो सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं रखते बिल्कुल भी। हेलो सर, क्वेश्चन 55-50 आगे टू सर, हम ये से बता रहे हैं कि आप जो वैक्सीनेशन करवा लिए, हाँ, और फिर भी क्या इम्यूनिटी नहीं हो रही उनकी, 2 महीने हो गए जी, अब इम्यूनिटी नहीं बढ़ रही, उसका सर क्या करें? देखिए मैं वही बता रहा हूँ आपको पता नहीं चलेगा, आप पता नहीं कर सकते कि जी आप पता ही नहीं कर सकते। आप एंटीबॉडी टेस्ट जाके करवा सकते हैं अपना, अगर कोई वो कराने में सक्षम है अच्छी बात है, लेकिन मैं एडवाइज नहीं करूंगा कि कोई घर से निकले वैक्सीन लगाने के बाद। अगर वो घर में रह सकते हैं तो वो 7 से 10 दिन 14 दिन वो घर में रहें। देखिए मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि 80% लोगों को तो 80 से 90% लोगों को एंटीबॉडी बनेगी। सर मैं क्वेश्चन सुनो सर भाई, 2 मंथ हो गए यानी 60 दिन हो गए सर, फिर भी एंटीबॉडी नहीं बन रही। तो ये आप स्पेसिफिकली किसी का बता रहे हैं क्या मुझे कि ऐसा हुआ है? तो उनको मालूम क्या एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे हैं? हाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ ना सर कि 10 में से 2 लोगों की नहीं बनेगी, ये फैक्ट है। नहीं बनेगी।
हाँ, बट इसलिए उनको पूरे वो इसलिए उनको तो जब तक सब कुछ खुल नहीं जाता और न्यूज में आ नहीं जाता कि भैया खत्म हो गया है ट्रांसमिशन, अब हम हमारा पूरा देश जो है मास्क पहने घर से बाहर ना निकले। वो तो सही है। हाँ सर वो सही है, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ भाई, एंटीबॉडी नहीं बन रही तो उसका क्या प्राप्त, एक एंटीबॉडी इंजेक्शन लगवा ले सर, टीका लगवा ले उन्होंने, 2 महीने तो हो गए, 60 दिन हो गए, एंटीबॉडी नहीं बन रही। अच्छा ये बताइए आप, आपको मालूम कैसे कि एंटीबॉडी नहीं बनी? हाँ नहीं बनी, ये बताइए। आपको बताइए। हमारे मैं मेडिकल लाइन से कनेक्ट हूँ सर। हाँ, तो आपने कैसे कोई टेस्ट कराया एंटीबॉडी का? हाँ, RJ2 से बोल रहा हूँ सर, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, RJ2 जयपुर। तो सर ये से बता रहा हूँ भाई, एंटीबॉडीज नहीं बन रही है। नहीं, आपने टेस्ट करवाया कैसे, आपको मालूम कैसे? नहीं टेस्ट नहीं करवाया सर, हमने इंजेक्शन लगवा लिया, दोनों डोज लगवा ली सर। हाँ, तो हम कह रहे हैं उसके बाद आपने टेस्ट करवाया एंटीबॉडी का? तो आपको कैसे पता कि एंटीबॉडी नहीं बन रही? आपको मालूम कैसे नहीं बनी? सर वो वैसे फीवर वगैरह ने 60 दिन हो गए, फिर भी फीवर आ रहा है और भी समस्या हो रही है मान लो शरीर के अंदर। नहीं फीवर ही तो आ रहा है ना, सांस लेने में तो कोई तकलीफ नहीं हो रही ना? हो रही है सर। नहीं तो फिर आप डॉक्टर ने क्या बोला है आपने फिर दोबारा कोरोना का टेस्ट कराया? नहीं बुक करवाया नहीं, इसलिए था आपसे बुक कर रहे हैं सर। नहीं देखिए सर, मैं डॉक्टर नहीं हूं तो मैं ये सारी चीजें नहीं बता सकता, मैं मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूं, लेकिन अब वो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि उनको बुखार आ रहा है, लेकिन 2 महीने तक तो कोरोना में, मतलब मैं एक बात बोल रहा हूँ, बुरा मत नहीं, अगर 2 महीने तक किसी को कोरोना हुआ तो वो बचेगा नहीं, तो क्योंकि वो बचे हुए हैं उनको कोरोना नहीं है। नहीं कोरोना नहीं है, कोरोना के लिए नहीं बोल रहा मैं, कोरोना के लिए नहीं बोल रहा भाई। 2 जैसे मान लो जनवरी और फरवरी के अंदर 2 डोज लगवा लिए सर, ठीक है, और फिर भी उसके वजह से सांस के अंदर परेशानी आती है और क्या नाम से फीवर आता है उसकी। वो आपको दूसरा प्रॉब्लम है, आपको दिखाना चाहिए। आपको प्रॉब्लम दूसरा है, वो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ये इससे मतलब नहीं है, कोविड से मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोविड भी नहीं है, दिस इज नॉट कोविड। हमको लग रहा है कोई और। आप दिखा लीजिए डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को दिखाइए। एंटीबॉडी का अलग टेस्ट होता है तो अगर कोविड से इससे रिलेशन ही नहीं है। 14 दिन तक कोविड रहता है, उससे ज्यादा रहता भी नहीं। हर बुखार कोविड थोड़ी होता है, ये दिमाग में न रखें कि हर बुखार वो कोविड ही है। हर बुखार कोविड है, हर सांस लेने की प्रॉब्लम कोई कोविड भी नहीं। पहले भी तो होता था ना इशू, राइट, बिना कोविड के ही भाई। सीओपीडी तो है ना, और बिना कोविड के पहले भी आदमी मरते थे, ऐसी बात। हाँ सीओपीडी था ना, अभी भी है सीओपीडी, क्रॉनिक जो होता है, ठीक है, पल्मोनरी डिजीज। आप उसको दिखाइए डॉक्टर को प्लीज। आप इसके भ्रम में मत रहिए कि कोविड के भ्रम में मत रहिए, आप उसको क्लियर कराइए, टेस्ट कराइए फर्दर दूसरे चीजों के लिए। कोविड उसमें बहुत से लोग। ठीक है, आप चलिए आगे चलिए, पिछली स्लाइड। दिस वाज माय लाइफ स्लाइड एक्चुअली। तो बस मैं इससे पहले आपको ये बताना चाह रहा था, ये वाली मैं स्किप कर गया, कि ये लास्ट 100 इयर्स में कितनी वैक्सीन्स जो हैं वो लगाई गई हैं और कितनी इफेक्टिव रही हैं। तो 1921 में ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन आई, टाइफॉइड, उसके बाद टाइफॉइड की आई, पोलियो की आई, डिप्थेरिया की आई है, अब हेपेटाइटिस की पिछले 20-25 सालों में आई। अब आप देखिए कि जैसे जैसे ये वैक्सीन जो है वो मास लेवल पे जब लग गई, उसके बाद ये बीमारियां अब आप सुनने में भी नहीं मिलती कि लोगों को हुई है। पोलियो हमारे देश से कंप्लीटली खत्म हो चुका है, टाइफॉइड भी बहुत आराम से ट्रीट हो जाता है, टीबी अब मैं अपने दादी के जमाने में जब सुनता था 60s 70s 50s में इतनी बड़ी इश्यू था टीबी का, पर आज की तारीख में टीबी कोई मरता नहीं है टीबी से। तो अगर मेरा कहने का मतलब यह है कि जब 60-70% पॉपुलेशन इंडिया की वैक्सीनेट हो जाएगी, उनको वैक्सीन लग जाएगी, उनको एंटीबॉडी बन रही है या नहीं बन रही है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगा, वो कोरोना वायरस जो है वो फिर फैल नहीं पाएगा, है ना। और जहां तक वैक्सीन की सेफ्टी की बात है कि वैक्सीन लगाने से तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही,
तो वो डेटा बहुत क्लियर है, अनलेस आपको कोई बहुत सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है वैक्सीन लगवाने पे, वो एलर्जिक रिएक्शन 1 in a million, मतलब कि 10 लाख में किसी एक को होने की पॉसिबिलिटी है। ये जो वैक्सीन है इसके इनफ क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, और क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं वो सेफ्टी के लिए ही होते हैं। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी क्लिनिकल ट्रायल का, वो होता है कि वो सेफ है कि नहीं। सेफ का मतलब कि वैक्सीन लगाने के बाद ही तो कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं हो रहा बॉडी में, है ना। तो वो केसेस बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल हैं, बहुत ही कम हैं। तो वैक्सीन आर सेफ। वैक्सीन लगाने से आप मरेंगे नहीं, वैक्सीन लगाने से आपको कोई सीवियर डिजीज नहीं होगी। वैक्सीन लगाने के बाद आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते अपने आप को फिर भी प्रिवेंशन में रखना है, ताकि आपका इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो जाए। उसके बाद दोनों डोज के बाद, बिल्कुल। तो हमारे देश में जो 2 वैक्सीन हैं अभी। हाँ पूछिए सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। वैक्सीन लगाने के बाद भी आदमी मर सकता है क्या सर? क्योंकि हम लोग का इधर एक आदमी को वैक्सीन लगाने के बाद 1 दिन के बाद वो फीवर आया है, उसके बाद वो मर गया है। बिल्कुल मर सकते हैं जी। इधर के आदमी वैक्सीन लगाने के लिए सोच रहा है, क्योंकि एक आदमी तुरंत मर गया। हाँ, इसीलिए तो देखिए, अब इसमें बात यह है कि वो इस बात की पॉसिबिलिटी तो मैं नहीं मानूंगा कि वो वैक्सीन लगाने की वजह से मरे, ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब बात यह है कि क्या उनको पहले से कोरोना था वैक्सीन लगवाने से पहले, आपको पता है? मुझे तो नहीं पता, ठीक है। क्या वैक्सीन लगाने के बाद वो किस चीज से अपने आप को एक्सपोज किए, वो भी नहीं पता। तो देखिए, ये एक किसी से हमने सुना वो ऐसे डेथ हो गई, 2 किसी से सुना उसकी डेथ हो गई, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अगर किसी एक की डेथ हो गई, लाखों में या 10 करोड़ में या 1 करोड़ लोगों में एक बंदा ऐसा डेथ हो गया, 2 बंदा ऐसा डेथ हो गया, तो बाकी के जितने हैं वो वैक्सीन ही नहीं लगवाएंगे। भाई वैक्सीन 99, 80, 95% लोगों को तो बचा ही रही है ना, तभी तो गिर रहे हैं दुनिया भर में। सर ये भी तो चीज है ना कि आप ये सोचो, बिना वैक्सीन के अगर 1000 आदमी मरते हैं, अब भी तो, और वैक्सीन में पहले भी तो लोग मर ही रहे थे ना, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, और दूसरी चीजें तो हो ही थे, मर ही रहे। तो उसको इसी में मिला देने से, वैक्सीन लगाने की वजह से कोई नहीं मरेगा, वैक्सीन लगाने की वजह से किसी की तबीयत खराब नहीं होगी, वैक्सीन लगाने की वजह से किसी के लंग्स में कोई इंफेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन तभी होगा, कोरोना का इन्फेक्शन तभी होगा, या तो आपको वैक्सीन नहीं लगी और आप बाहर जाके एक्सपोज हो गए। एक्सपोज कैसे होते हैं वो सबको पता, अगर आपने मास्क नहीं पहना हुआ और आप किसी संक्रमित व्यक्ति के पास आ गए और आपने भी मास्क नहीं पहना हुआ, उन्होंने भी नहीं पहना हुआ, तो आपको कोरोना वायरस हो जाएगा। अगर आपको वैक्सीन लग गई है और उस बंदे को वैक्सीन नहीं लगी, तो आपने मास्क पहना है नहीं पहना, उससे भी पॉसिबिलिटी कम होगी। अगर आपको वैक्सीन लगवाए हुए 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, तो आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। इसीलिए सबसे जरूरी चीज है सिंपल सी कि वैक्सीन लगवाएं, 2 हफ्ते जितना हो सके उतना प्रिकॉशन लें। अगर आप घर में नहीं रह सकते, बाहर जाना आपको जरूरी है, तो मास्क 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहने और सरकार के नोटिफिकेशंस का वेट करें कि कब तक एहतियात बरतना है। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है, वैक्सीन लग जाए उसके बाद भी अगले 2-3 महीने जितनी ज्यादा परहेज हम कर सकते हैं, मास्क पहन सकते हैं, उतना करें, क्योंकि हमको नहीं पता कब ये ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगा। तो सरकार हमको बता देगी कि भैया अब हमारा देश जो है कोरोना मुक्त हो चुका है। जब तक सरकार आपको नहीं बताती है, भले ही आपको वैक्सीन लगी या नहीं लगी, आप अपने जो प्रिवेंशन कर रहे थे कि मास्क लगा रहे थे, हाथ साफ कर रहे थे, सैनिटाइजर रख रहे थे, थोड़ी दूरी मेंटेन करते हैं, वो आप करते रहिए, उसको खत्म नहीं करिए। आप ये नहीं समझिए कि आप वैक्सीन लगवाने के बाद एक सुपरमैन बन जाएंगे और आपको कोरोना नहीं होगा। आपको बिल्कुल कोरोना होगा, इन्फेक्शन तो आपको हो ही सकता है, आप पॉजिटिव फिर भी आ सकते हैं। हाँ, वैक्सीन लगवाने के बाद आपकी सीवियर डिजीज होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी 10 में से 2 लोग या 1 इंसान ऐसा होगा जो वैक्सीन लगवाने के बाद भी बहुत बीमार पड़ सकता है और उसकी डेथ हो सकती है। इसीलिए जरूरी है वैक्सीन लगवाइए, घर में रहिए। जब 70-80%, 60% लोगों को आपके आसपास वैक्सीन लग चुकी होगी, तो ये वायरस अपने आप ही फैलना बंद होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। किसी को कोई क्वेश्चन?
और किसी क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन मेरा भी है सर, एक क्वेश्चन है। बोलिए बोलिए बोलिए। ये कोविशील्ड की जैसे 2 डोज लग रही है सर इंडिया में, तो क्या पहली डोज लगने के बाद भी एंटीबॉडीज हमारी बन सकती हैं या बनती हैं, या जरूरी पहली हाँ बनती हैं, बहुत कम मात्रा में बनती हैं, और उसके बाद आपको जो दूसरी शॉट लगता है वो उसका एक बूस्टर रहता है, इसलिए पहली जो शॉट लगता है उस पे डिपेंडेंट ना रहिए। ये ना सोचिए कि पहले लगने के बाद में बच गया। मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि ये डेटा क्लियरली अवेलेबल है कि पहली डोज लगने के बाद सिग्निफिकेंट डेथ की पॉसिबिलिटी में गिरावट हो जाती है, पर वो सिग्निफिकेंट भी 80-75% है। फिर भी अगर आप एक बार आपको डोज लगी है तो भी 25% ऐसे लोग जरूर होंगे उसमें जिनको फिर से सीवियर कोविड होके डेथ होने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम 100 में से 25 लोग हमको डेथ होते हुए दिखेंगे तो हाँ, दिमाग में तो ऐसे लगेगा ना कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हम उन 75 के बारे में भूल जाएंगे, है ना। तो हमको कोशिश, मैसेज हमें क्लियर रखना है, दोनों शॉट्स के बाद लगभग 15 दिन तक हम एहतियात बरतें और दूसरों को भी ये समझाएं कि दूरी मेंटेन करें। और अगर हम ये करेंगे, जितनी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी उतनी जल्दी ये संक्रमण, ये इस कोविड का वायरस का फैलना खत्म होगा। और मेरा क्वेश्चन ये था सर, इसमें एंटीबॉडी का जी बिल्कुल बनती है जी एंटीबॉडी, लेकिन कोई इसका मैट्रिक नहीं है कि कितनी बनती है और किस इंसान में कितनी बनती है। हर किसी की बॉडी में कम बनेंगी, उतनी नहीं बनेंगी जितनी जरूरत है। पर पहली हाँ जी रजत, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताना, कंफ्यूज मत होइए। सिंपल चीज है, वैक्सीनेशन का मतलब है दोनों डोज प्लस 15 दिन, इसको कहेंगे वैक्सीनेशन। इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ नहीं, दोनों वैक्सीनेशन मिल जाए प्लस 15 दिन, वो हुआ वैक्सीनेशन। अगर कोई बीच में मरता है, दूसरे वैक्सीन के बाद भी मरता है, लेकिन 2 दिन बाद मरता है, इसका मतलब वैक्सीनेशन का मतलब नहीं है कोई। अगर कोई किसी को कुछ होता है, दोनों वैक्सीन लगाओ प्लस 15 दिन और दो, उसके बाद कुछ होता है, वो वैक्सीन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उसके पहले कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। और भी समझना चाहिए कि आप बिल्कुल संजय जी ने, सॉरी हाँ बोलिए सर बोलिए। मतलब ये भी बताना आप लोगों को कि अगर नहीं वैक्सीन लगाएंगे तो मरने का चांस बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा चांस है, बहुत ही ज्यादा चांस है। बहुत जरूरी सेकेंड वेव में तो ये रिस्क ली ही नहीं जा सकती। सर मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है सर, मैं 1 डोज लगवा चुका हूँ मैं, और करीब 7 वीक हो चुके हैं, और उसके बाद मेरी एंटीबॉडीज का मैंने टेस्ट भी करवाया था। तो उसमें टेस्ट में एंटीबॉडी सर डेवलप नहीं हुई सर, नेगेटिव आई उसमें एंटीबॉडी नेगेटिव। कोई बात नहीं, आप हाँ मैं आपको मैं बताता हूँ। देखिए ये जो एंटीबॉडी टेस्ट होता है ना, इसकी सेंसिटिविटी बहुत कम होती है। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो टेक्नोलॉजी है जिसपे एंटीबॉडी टेस्ट बेस्ड है, ये एक फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर वो नेगेटिव दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बनी, इसका मतलब ये है कि वो टेस्ट उतना सेंसिटिव नहीं है, ठीक है ना। तो समझ रहे हैं आप, मतलब अगर मैं बोलूं कि भैया आप ये चश्मा लगा लो, आपको सामने की चीज दिख जाएगी, ठीक है ना, आपने चश्मा लगाया आपको फिर भी नहीं दिखी, इसका मतलब ये चीज नहीं, इसका मतलब ये नहीं है वो चीज है नहीं, वो ये है कि आपका चश्मा उतना शार्प नहीं है। तो वो चश्मा जो है वो आपका टेस्ट है, एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है ना। तो वो नेगेटिव इसलिए है क्योंकि वो एक सर्टेन नंबर के नीचे रीड नहीं कर सकता वो टेस्ट, कि उसकी जो एफिशिएंसी होती है उस टेस्ट की वो 90-95% होती है। इसीलिए आपने कोई डेटा नहीं देखा, और ये आपको, मुझे नहीं पता आपको रेकमेंड भी किसने किया कि आप 1 शॉट लगवा के एंटीबॉडी टेस्ट करा लो। इस सबसे कंफ्यूजन ही फैलता है। मतलब आपने अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया, लेकिन अब कोई जाके मैं लगवा लूं, उसके बाद में जाके एंटीबॉडी टेस्ट करा लूं अपना 1 शॉट के बाद, अब मुझे तो पता नहीं है कि एंटीबॉडी टेस्ट वो कितना सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता। इसीलिए सिंपल बात, दोनों शॉट के बाद 15 दिन, उसके बाद आप करा के देख लो कि कितनी है कि नहीं, लेकिन एक पे डिपेंडेंट ना रहे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपका मतलब मल्टीप्लाई करना, उसको मल्टीप्लाई करना। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये मत सोचिए आप पे एंटीबॉडी नहीं है, लेकिन हाँ आप फिर भी अपना परहेज ना छोड़िए, आप मास्क पहनना ना बंद करिए, आप बिल्कुल जितनी प्रिकॉशंस ले रहे हैं उनको बिल्कुल बंद मत करिए। एंटीबॉडी बनी है या ना बनी है उसको भूल जाइए। अच्छा, बहुत लेट हो रहा है। इंटरवल कितना होना चाहिए सर? इंटरवल बहुत ज्यादा जैसे सर, जो गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन है 3 महीने के गैप का, वो सफिशिएंट है, आप कंफ्यूज ना होइए।
नहीं, मेरा पहले लगा था सर, मुझे तो 6 वीक्स का टाइम दिया था, 42 डेज का। वो इसलिए क्योंकि वैक्सीन, हाँ वो मतलब वो इसलिए था क्योंकि पहले शॉर्टेज नहीं थी वैक्सीन की, लेकिन वो पीरियड अगर 6 वीक्स से 12 वीक्स भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 12 वीक्स तक पूरा प्रिकॉशन रखिए और सेकंड शॉट लगवाइए। ऐसा नहीं होगा कि फिर आपका सेकंड शॉट जो है वो इनफेक्टिव हो जाएगा या आपको एंटीबॉडी नहीं बन पाएंगी सेकंड शॉट तक। आप वेट करिए, बिल्कुल बनेंगी। ये इतना सिंपल नहीं है जिस तरीके से लोग बोलते हैं। आपकी बॉडी में वो मैकेनिज्म डेवलप हो चुका है कि वो एंटीबॉडी बना जाएगा। आपको जब लगेगी तब एंटीबॉडी आपकी इनफ बन जाएंगी और आप 10-15 दिन बाद जो है इम्यून हो जाएंगे। तुरंत आप तब भी नहीं होंगे जब आप सेकंड डोज लगा लेंगे। ये आप भी समझिए और अपने आसपास वालों को भी समझाइए, ठीक है? जी। अच्छा 3 महीने से पहले भी अगर अवेलेबल हो जाता है तो भी हम लगवा सकते हैं उसको? हाँ, तो अगर हो जाता है अवेलेबल तो लगवा सकते हैं, क्योंकि आपके 6 वीक्स तो हो चुके हैं ना। हाँ, 6 वीक्स तो हो चुके हैं। हाँ, तो अगर हो जाता है अवेलेबल तो लगवा सकते हैं, बिल्कुल। मेरी बात मान देखिए, फिर भी आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही पूछिए। ठीक है। तो शर्मा जी, ये प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया था। तो संजय, तो हम लोग का ऐसा प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया था। हम लोग 1-2 महीना के बाद फिर भी करवाना चाहिए, 3 महीने के बाद कुछ भी। जी मैं बिल्कुल, जब आप बोलेंगे तब मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सैटरडे संडे आई एम मोर देन हैप्पी टू स्पेंड एन आवर 2 आवर्स। जितनी ये मेरे लिए ये बहुत ही छोटा कंट्रीब्यूशन है, इससे इतने ज्यादा लोगों की अवेयरनेस बढ़ सकती है। मेरे लिए बहुत पुण्य का काम होगा। आप बिल्कुल निसंकोच मुझे 1-2 दिन पहले बता दीजिए, मैं रेडी हो जाऊंगा, आ जाऊंगा सारे सवालों का जवाब देने। वेरी गुड प्रेजेंटेशन। हेलो जी संजय, सर मेरा एक सवाल था। क्वेश्चन था तुलका क्वेश्चन था। सर मैं एक सवाल आपके सामने रख रहा हूँ सर। हमारे गांव के अंदर जो मतलब टीका लगवा लिया, करवा लिया, तो उसके 7 दिन हो गए, आज भी फीवर उसका कंट्रोल नहीं हो रहा है। डॉक्टर पे लेके जाइए, चेक कराइए, डॉक्टर पे लेके जाइए। किसी चीज का वेट ना करिए। मास्क लगाए रखिए, मास्क लगाए रखिए। देखिए हम लोग डॉक्टर्स नहीं है, हम एडवाइस नहीं कर सकते। आप तुरंत मास्क लगा के डॉक्टर पे लेके जाइए। सर उसका फीवर बिल्कुल नॉर्मल था, वैक्सीनेशन कराने के उपरांत उसको फीवर हो गया। आज 7 दिन हो गए जी, कंट्रोल नहीं हो रहा सर। आप जाइए लेकर के। हाँ, आप डॉक्टर पे लेके जाइए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन लगवानी चाहिए। नहीं, वैक्सीन के उपरांत ना जो 7 दिन हो गया कंट्रोल नहीं हो रहा। जी मैं समझ रहा हूँ, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि क्योंकि मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूं, यहाँ पर कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं बैठा। हम लोग आपको एडवाइस नहीं दे सकते क्योंकि ये इलीगल है। मेडिकल एडवाइस नहीं दे सकते हम लोग। मेडिकल एडवाइस सिर्फ एक मेडिकल डॉक्टर दे सकता है। तो आपको अगर सड़क पे कोई भी आपके जान पहचान का इंसान जो डॉक्टर नहीं है, वो इस तरीके की एडवाइस दे रहा है कि बुखार क्यों नहीं आ रहा और क्यों आना चाहिए और कौन सी दवाई लेनी चाहिए, आप बिल्कुल उसकी बात ना सुने। कोई भी मेडिकल एडवाइस सिर्फ मेडिकल डॉक्टर दे सकता है। मेडिकल डॉक्टर के अलावा अगर कोई भी आपको बुखार और बुखार को कंट्रोल कैसे करना है और तबीयत खराब हो गई तो अगर इस तरीके की एडवाइस कोई नॉन डॉक्टर दे रहा है तो वो इलीगल है और आप उसकी एडवाइस बिल्कुल ना सुने और ना आप पूछे। देखिए बुरा मत मानिए आप, वैक्सीन का सवाल अलग है और किसी की तबीयत खराब होने के बाद एडवाइस देना एक अलग चीज है। आप डॉक्टर पे लेके जाइए। बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन और है सर, यानी कि वैक्सीनेशन से पहले और उसका फीवर नहीं है, उसके बाद फीवर हो जाता है। जी मैंने आपको बताया कि वैक्सीन लगवाने के बाद फीवर आएगा, लेकिन एक सिर्फ वैक्सीन से ही तो फीवर नहीं आता है ना दुनिया में। या जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन या कोरोना वायरस से पहले भी तो लोगों को बुखार आता था ना। तो वो और बीमारियां तो थी ना, और फ्लू भी है और दूसरे वायरसेस भी हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है। हो सकता है उनको कभी कभी लोगों का पेट खराब हो जाता है तो उनको बुखार आता है, जो कि टाइम से नहीं जाता। बहुत सारे फ्लू वायरस हैं, नॉर्मल वायरस, वायरल इन्फेक्शन तो हमने सुना ही है ना। मौसम चेंज होता है कहीं पर भी, कहीं कोई गंदगी है, मान लीजिए मलेरिया है, किसी मतलब मच्छर के काटने से डेंगू है, बुखार तो 50,000 तरीकों से आ सकता है ना। तो जरूरी तो है ना, तो वो चीजें तो बंद नहीं। सर इस मोमेंट से मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इसके अंदर एक डॉक्टर है ना, जो डॉक्टर बैठना चाहिए सर, अपने जो कॉन्फ्रेंस चलती है, अपनी जो मीटिंग चलती है उसके अंदर। ओके, दैट्स अ गुड सजेशन। ठीक है। हेलो
हमारा क्वेश्चन ये सर है कि अपना जो एडवाइस डॉक्टर बैठना चाहिए सर इस मीटिंग के अंदर। हम लोग रखेंगे, नेक्स्ट में रखेंगे, लेकिन हम लोग वैक्सीन पे था ना, एक्चुअली हमारा इलाज पे नहीं ना। अरे सुनिए, डॉक्टर का एडवाइस इसमें नहीं होता है, जूम में और फोन में नहीं होगा। अगर किसी को डॉक्टर की जरूरत चाहिए तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना, तो फोन पर कोई एडवाइस तो दे सकता है। एडवाइजर सर अपन बैठाना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ठीक है, कोई देखते हैं। पहले थोड़ा सा इनको ये बता देते हैं कि वैक्सीन लगाने से भी किसी भी वायरस के उसमें कम से कम 3 से 4 दिन इंक्यूबेशन टाइम लगता है। आपको 4 दिन के बाद कुछ इफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है तब आप सोच सकते हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर चीज से। नहीं सर, मूवमेंट से मैं एक रिक्वेस्ट है सर कि इसमें एडवाइजर डॉक्टर को इसको फॉलो। चलिए, उसको हम लोग कर लेंगे, डेफिनेटली करेंगे नेक्स्ट टाइम वाले में। तो एनी मोर क्वेश्चन, किसी और को? हाँ सर, एक हमारा सवाल था। डॉक्टर से ज्यादा आई थिंक रजत सर हम लोगों को जो इनफैक्ट रिसर्च कर रहे हैं वैक्सीन पे, वो हमें ज्यादा बता पाएंगे ना। वैक्सीन डॉक्टर्स को तो आधी चीजें खुद ही नहीं पता आज की डेट में कि बेसिकली है क्या, हाउ इट वर्क्स। जो रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन ओनली रिलेटेड टू वायरस ना, वो दूसरे बीमारी। देखिए, वो एक पर्सनल स्पेसिफिक केस में तो मैं नहीं बता सकता ना उनको क्यों बुखार हुआ है। जैसे मैंने बताया आपको, बुखार होने के 50 एक रीजन है कि वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार आता है, वो मैंने बता दिया क्यों आता है। लेकिन अब मुझे तो नहीं पता कि उनको और किस वजह से बुखार आया है, और भी बहुत सारी चीजों की वजह से बुखार आ सकता है। तो सर इफेक्ट के लिए डॉक्टर के एडवाइस के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, मोमेंट के लिए एक डॉक्टर चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, दैट्स अ गुड एडवाइस। और क्या कि जो अगर एक डॉक्टर बैठे होंगे जस्ट एज अ डिस्कशन के लिए, तो वो और क्लियरली बता पाएंगे। बिल्कुल सही सजेशन है आपका। और संजय जी, अगर ऐसा पॉसिबल हो तो आप जरूर नेक्स्ट टाइम जब करिए। तुलका जी, आई थिंक द एडवाइस वेल टेकन। नेक्स्ट टाइम हम लोग 1-2 डॉक्टर इंडिया के रख देंगे, ठीक है? तो उनका भी कम से कम उनका भी क्या नॉलेज बढ़ जाएगा, क्योंकि बेसिकली वही है जो बता रहे हैं ना, वो इंडिया में डॉक्टरों को नहीं पता है। वही मैं कह रही हूँ कि रजत सर ने जो बताया, इनफैक्ट यहाँ पे डॉक्टर्स को नहीं पता होगा इतना। हाँ, डॉक्टर होने से क्या है कि डॉक्टर होने से वो एडवाइस देंगे तो इन लोग का जो भी साइकोलॉजिकली इन लोग को जो चाहिए नहीं क्या करना है, सो दैट विल एड ऑन टू दैट। ठीक है सर, मैं बॉटम लाइन ये है सबका। आज हम लोग जल्दी इसको खत्म करते हैं क्योंकि खत्म कर रहे हैं। ठीक है, बॉटम लाइन ये है कि वैक्सीनेशन का मतलब होता है 2 डोज प्लस 15 डेज, उसको वैक्सीनेशन कहते हैं। उसके अलावा कोई वैक्सीनेशन नहीं। थैंक यू, वेलकम सर। थैंक यू। मास्क फिर भी लगाए रहें, मास्क को सही तरीके से लगाएं और अपनी पूरे प्रिकॉशंस लें जब तक सरकार ना बोल दे कि अब जो है वायरस खत्म हो गया है। तो मैं तो ये बोलूंगा अगले 3-4 महीने तक वैक्सीन लगे ना लगे, आप लोग मास्क पहने। चलिए, गुड लक। आई थिंक दैट वाज वेरी गुड। दूसरी बात रजत जी क्या है ना कि यहाँ पे इंडिया में लोगों को लगता है कि मास्क हम दूसरे के लिए लगा रहे हैं। मास्क आपको अपनी सुरक्षा के लिए लगाना है। मास्क आपको अपनी सुरक्षा के लिए लगाना है, बिल्कुल। क्योंकि हमारे 1-2 रिलेटिव बोले कि हमारे लगाने से क्या होता है, हम जाते हैं बाजार में, वहां तो लोग 20 लोग नहीं लगाए हैं। हम कहे भैया तुमको अपने को बचाना है। बिल्कुल, ये आप थैंक यू, आपने ये बात कही। मुझे लगता है सरकार का बहुत बड़ा फेल, मैं फ्रैंकली बोलूंगा, मास्क एजुकेशन हैज बीन अ फेलियर एंड इट हैज बीन अ कलेक्टिव फेलियर ऑफ आवर सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट कि हम लोगों को नहीं समझा पाया। रजत, एक क्वेश्चन है जी सर। किसी को कोविड हो गया तो उसके कितने दिन बाद रिकमेंडेड है वैक्सीन लगवाना? ये डॉक्टर्स टिपिकली मेरे ख्याल से कितना पीरियड इंडिया में बोल रहे हैं कि 2 महीने या 3 महीने तक मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है ना। हाँ, 3 मंथ्स। 3 मंथ्स, हाँ वो ठीक है। क्योंकि अभी मेरे फैमिली में भी 1 डोज लगी हुई थी, लेकिन उनकी अब 2nd डोज इसलिए जो है डिले हो गई है क्योंकि उन लोगों को हो गया था कोविड। तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि 3 महीने तक फिर लगवाने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए भी है क्योंकि उनको काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी रिस्पॉन्स आ चुका होगा और उसके बाद जो है वो दूसरे लोग जिनको नहीं हुआ है वो लगवा सकते हैं। अच्छा, ये स्लाइड है, सब भिजवा दीजिए सबको जिसको चाहिए। हाँ, मैं भेज देता हूँ जी बिल्कुल। वंडरफुल, बहुत। तो महेंद्र जी जरा आप लास्ट में थैंक यू नोट कर दे, फिर खत्म करें। ठीक है सर, मुझे 2 क्वेश्चंस पूछने हैं। ओके, बोलिए। सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि जैसे अगर हम वैक्सीन जैसे लगवा लेते हैं,
तो उसके बाद ये पॉसिबल है कि हमको कोविड हो जाएगा और वो ठीक भी हो जाता है। तो क्या होता है, कई लोग ये सोचते हैं कि अब एक बार कोविड हो गया है तो अब वो ठीक हो गया तो अब हमें दोबारा नहीं हो सकता। तो ये पॉसिबल है कि वैक्सीन बिल्कुल के बाद पॉसिबल है, कोविड हाँ होगा? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए कोविड होना, अब हम समझ लेते हैं कोविड होने का मतलब क्या है, समझ, ठीक है। वायरस जो है वो हवा में, ठीक है ना, वो आपके नाक के थ्रू या आपके सांस लेने के थ्रू आपकी बॉडी में आ जाएगा, आपकी उससे वैक्सीन का कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो नाक के अंदर वैक्सीन, अब कोई हवा में चीज है तो उसको तो रोका नहीं जा सकता, आप मास्क पहने होंगे तब रुकेगा, ठीक है ना। अगर आपने मास्क नहीं पहना, आपने वैक्सीन लगवाई है, वो आपके नाक के थ्रू एंटर करेगा, ठीक है। आपके नाक के थ्रू एंटर करते हुए आपके ब्लड स्ट्रीम में वायरस आएगा, ठीक है। अगर आपने तब टेस्ट करा लिया, आप पॉजिटिव आ गए, तो इसका मतलब है आपको कोरोना हुआ है। क्या आपको सीवियर डिजीज होगी, क्या आपका इंफेक्शन लंग्स तक जाएगा कि नहीं जाएगा, लंग्स पे जाने के बाद आपकी बॉडी उसको फाइट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये डिपेंड करेगा कि आपकी वैक्सीनेशन की लेवल कितनी है, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल दोबारा हो सकता है। इसीलिए मैं फिर से आपको ये समझा देता हूं कि जो मैं R0 नंबर की बात कर रहा था, जब सर एक्चुअली सॉरी सर, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे वैक्सीन के बाद हम ठीक हो जाते हैं कोरोना से, तो उसके बाद चांसेस है कि हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल चांसेस हैं। देखिए मैं यही समझा रहा हूं आपको, आप टेस्ट नहीं, लोग वो जो लोग कहते हैं वो बिल्कुल गलत कहते हैं, नहीं, लोग कहते हैं वो बिल्कुल गलत कहते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता सकता हूं, आप इन्फेक्ट हो सकते हैं दोबारा, लेकिन आपको सीवियर डिजीज होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। एक मैं और जोड़ना चाहूंगा इसमें कि जैसे सर एक मिनट आपको रुकूंगा महेंद्र जी। आप तुलिका जी पूछ रही थी ना सवाल? हेलो? नहीं सर, पूजा। तो पूजा मैं आपको, आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, क्योंकि आपने अच्छा सवाल पूछा है। मैं आपको समझा रहा हूं कि आपने वैक्सीन लगवा ली, आप ठीक हो गए, आप वैक्सीन लगवा ली और फिर आपको इन्फेक्शन बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आपको वैक्सीन लगी है तो इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको सीवियर सिम्टम्स नहीं आएंगे, आपकी डेथ होने की भी पॉसिबिलिटी कम हो जाती, बहुत कम हो जाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हो नहीं सकता। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो वो बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सपोज करने की रिस्क ले रहा है, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद भी लाखों में एक केस जरूर ऐसा होगा जिसमें वैक्सीन भी नहीं बचा पाएगी। तो आप उस लाख में एक केस ना बने, इसके लिए जरूरी है कि आप ये समझें कि इंफेक्शन आपको दोबारा हो सकता है। मास्क पहने रहिए, मास्क पहनेंगे तो और इंफेक्शन होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। और फाइनली जब 60 से 70% जनसंख्या को वैक्सीन लग चुकी होगी तो वायरस का फैलना ही बंद हो जाएगा। जब वो स्टेज आएगी 5-6 महीने बाद, तब आप इस पोजीशन में होंगे सारा का सारा समाज कि आप मास्क खोल के आराम से वापस से घूम सकते हैं, क्योंकि वायरस फिर फैलेगा ही। क्लियर है? ओके सर। हम सर महेंद्र जी बोलिए। पूजा, तुम इसको ऐसे समझो कि अभी क्या है, इसमें कोविड होने से सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि मान लीजिए 100 लोगों को हुआ कोविड, तो उसमें 3-4 लोगों को सांस की बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। और वो सबसे बड़ा खतरनाक चीज है। अगर सांस की दिक्कत नहीं हुई, 15 दिन बुखार रहा तो कोई बात नहीं है, लेकिन सांस होने से प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आपने वैक्सीन लगा लिया तो उसमें क्या होगा कि वो संख्या जो है 15,000 20,000 में एक आदमी को होगी, बाकी लोगों को क्या वैक्सीन बचा लेगा। तो आपको अगर कोविड होता भी है तो हालत आपकी खराब नहीं होगी, सांस वाली दिक्कत नहीं आएगी। और एक आध लोग अगर 20,000 में एक आदमी अगर मर गया तो उसको आपको एग्जाम्पल नहीं बताना है, बेसिकली आपको ये देखना है कि भाई 19,999 लोग बच गए, राइट। और बगैर वैक्सीन के 100 में 99 बचेंगे, एक मरेगा, तो दोनों में फर्क है। ठीक है रजत जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया और भी लूसिड और क्लियर करके, थैंक यू। मतलब आई होप कि पूजा जी अब आपको क्लियर हो गया होगा। हेलो, हाँ सर, एक मेरा सवाल था। हाँ जी पूछिए। ये जैसे अगर हम पब्लिक को समझाने जाएंगे गांव में, तो ये बताना किन लोगों को वैक्सीन नहीं लगवानी, जैसे कि बताते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो दूध पिलाने वाले हैं, तो ऐसे कौन है जिनको नहीं लगवाना है, ऐसे कौन है जिनको लगवाना है, ये क्लियर होना चाहिए थोड़ा।
देखिए इसमें मेरे ख्याल से तो है नहीं शायद कुछ, मेरे ख्याल से तो नहीं है, लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला हुआ है कि आप वैक्सीन नहीं लगवा सकते स्पेसिफिकली, तो ना लगवाइए। लेकिन ऐसा कोई नहीं है। मेरी वाइफ नर्सिंग थी, मतलब शी वाज ब्रेस्ट फीडिंग एंड शी गॉट द वैक्सीन, डॉक्टर सेड गो अहेड आप लगवाइए, और उससे क्या हुआ कि बेबी में भी अब एंटीबॉडी आ गई। तो प्रेग्नेंट विमेन का अलग केस है, प्रेग्नेंट विमेन को शायद अवॉइड कर सकते हैं, बाकी सबको लगाई जा सकती है। अगर ब्रेस्ट फीड कर रही है तब भी लगाए। लेकिन देखिए ये डॉक्टर का सवाल है, ये अच्छा सवाल है। मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं चेक कर सकता हूं इंडियन गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस है इस चीज पे, एंड देन वी कैन गेट बैक टू यू। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। भाई तो उसको रैप अप करें, रैप अप कीजिए। वेरी गुड जी, फाइनल थैंक यू नोट बोल दिए। रजत जी आपका मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मतलब इतने अच्छे से समझाया और आपकी स्लाइड्स तो बिल्कुल लाजवाब है, एंड मैं आशा करता हूं कि आप हम लोग से शेयर कर पाएंगे इस स्लाइड को। मैं बिल्कुल, मैं संजय जी को भेज दूंगा और उसके बाद आप लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि मैंने ये इमेजेस गूगल से डाउनलोड करी हैं, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई कॉपीराइट का इशू होगा। कुछ CDC जैसे और WHO की वेबसाइट्स की इमेजेस हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मेरे द्वारा बनाई गई स्लाइड्स नहीं है, मतलब इमेजेस ये मैंने डाउनलोड करी है इंटरनेट से। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ, these are not my creations. Very nicely put together though. शेयर भी नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, लेकिन हमको खुद अपने रेफरेंस के लिए चाहिए। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसको कैसे समझाएंगे? बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एजुकेशनल था ये, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि रेव प्रसाद जी ने बोला है कि आपका 1-2 सेशन हम लोग को और चाहिए जिसमें हम और ऑडियंस को बुला सकें। बिल्कुल, मैं और मेरे को ये तो मैंने बहुत कम टाइम में जो भी मुझे मिला, क्योंकि मेरी संजय जी से भी 3-4 दिन पहले ही बातचीत हुई, तो ये वाला तो मैंने बड़ा सिंपल सा जितनी जल्दी में कर सकता था, लेकिन इस प्रेजेंटेशन को और ज्यादा अच्छा हम बना सकते हैं, वो मैं कोशिश करूंगा। नेक्स्ट अगर मेरे को थोड़ा 2-3 हफ्ते का टाइम मिल जाए, मतलब 2-3 हफ्ते भी बहुत ज्यादा है, मतलब जब भी आप लोग चाहें, तो मैं और थोड़ा स्पेसिफिक इसमें मैसेजिंग और वो क्लैरिटी, जैसे हमने अभी बात करी कि वैक्सीनेशन का मतलब क्या, 2 शॉट्स और 15 डेज का क्वारंटीन, ये ना इस तरीके के मैसेजेस भी मैं इसमें डाल सकता हूँ, तो इसको और अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा जैसे था वैसे भी, मतलब ऐसी बात नहीं है। जी हम ये कहते हैं कि मतलब हमने जब शुरू करने के पहले हमने सोचा था कि भाई इस प्रेजेंटेशन की क्या जरूरत है, लेकिन इस प्रेजेंटेशन के बाद हमें लगता है कि और भी जरूरी है, क्योंकि इतने क्वेश्चन आए, सब बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन लोग पूछ रहे थे, तो इसका मतलब है कि इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। जी नहीं, थैंक यू सो मच। बेसिकली हमारी सॉरी, मैं इनको रजत जी आपको मैं ग्रुप में डाल दूं जरा, जो हमने ग्रुप बनाया इसी का व्हाट्सएप का। हाँ व्हाट्सएप, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बेशक निसंकोच। तो आज कोई और बोल रहा है क्या? नहीं, किसी का माइक खुला हुआ है मेरे ख्याल। अच्छा, तो आज की मीटिंग के लिए हमने बनारस के ऑलरेडी 2 डॉक्टरों से बात किया था, एंड वो अवेलेबल थे रहने के लिए।